गणित विषय को स्टार्ट करेंगे शुरू से करेंगे उसको। 2-2 घंटे क्लास होगी आप लोगों की डेली अभी। 2-2 घंटे की क्लास होगी। शुक्रवार शनिवार को बस मेरी क्लास बिलासपुर में रहती है, तो शुक्रवार शनिवार को छोड़ के बाकी 2-2 घंटे की डेली क्लास चलेगी मेरी अभी। पूरा शुरुआत से देखेंगे मैथ्स को। और व्यापम के एग्जाम्स में आप लोग देख ही रहे होंगे कि थोड़ा मैथ्स का वेटेज को बढ़ाते जा रहा है वो। रीजनिंग का वेटेज को भी बढ़ा ही रहा है। अभी व्यापम के एग्जाम्स ऐसे हो गए हैं कि आप बिना मैथ्स और रीजनिंग के व्यापम के एग्जाम्स को आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी जो मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम आने वाला है 26 अप्रैल को, उसकी बात करूं तो वहां पर भी मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज है। बताऊंगा थोड़ा सा, एक बार सिलेबस पे बातचीत करूंगा, व्यापम के एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, बातचीत करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, सारी बातें देखेंगे अभी। लेकिन ये मान के चलिए कि अब जो आपको व्यापम के एग्जाम्स आगे चल के मिलेंगे, सारे एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग आपको भरपूर मिलने वाला है। जैसे आप अभी शिक्षक भर्ती का भी देखेंगे, जो नया स्ट्रक्चर आएगा उसमें देखना मैथ्स का वेटेज आपको अच्छा खासा ही दिखाई देगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है रीजनिंग को जोड़ भी ना दे उसमें, मुझे तो ऐसा लग रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होगा उसमें मुझे लग रहा है कि रीजनिंग भी ना जोड़ दे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखे होंगे आप लोग केवी वगैरह का एग्जाम जो आया है उसमें सीडीपी को हटा दिया है। देखें क्या कोई केवी का एग्जाम जो केंद्रीय विद्यालय वाला एग्जाम है, एकलव्य का जो एग्जाम अभी हो रहा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखिए, वहां पर सीडीपी को हटा दिया है। तो अच्छा बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है शिक्षक भर्ती परीक्षा के नए स्ट्रक्चर, नए पाठ्यक्रम में। देखिए थोड़ा सा एक बार बातचीत करते हैं। थोड़ा सा पूछने का तरीका भी बदल दिया है क्वेश्चंस को, देखे हैं क्या पेपर को? अमीन पटवारी का पेपर देखे थे क्या? थोड़ा पूछने का तरीका भी मैथ्स के क्वेश्चंस को आप देखे होंगे तो बदल दिया है। मैथ्स के क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि स्टेप्स क्या होंगे उस प्रश्न को बनाने के, उस स्टेप्स को लिख देता है, आपको सीक्वेंस से उस स्टेप्स को जमाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अमीन पटवारी का पेपर अगर आपने देखा होगा, या इससे पहले जो और भी 2-3 एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स को अगर आप देखे होंगे तो थोड़ा सा मैथ्स के प्रश्नों का स्वरूप को भी बदला है, थोड़ा सा स्वरूप को चेंज किया है। जैसे मान लो कोई प्रश्न दे रहा है, बातचीत करूंगा मैं, एक अपन एनालिसिस करेंगे किस प्रकार से पढ़ना है, सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझना भी प्रश्नों का पैटर्न कैसा आ रहा है। जैसे मान लो कोई प्रश्न लिख दिया, वो उसके नीचे कुछ स्टेप्स बता रहा है, PQRST ऐसे करके कुछ स्टेप्स बता रहा है कि ये स्टेप्स हैं, अब आपको इन स्टेप्स को सीक्वेंस में जमाना है। तो उस प्रश्न के उत्तर को लाने के लिए आप इन स्टेप्स को सीक्वेंस में जमाइए कि पहले आप ये करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, ऐसे करके इन स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में जमाना है। अब ये तो पूरा 9वीं 10वीं वाला काम हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक्स वगैरह पढ़े रहते हैं, बस बहुत ज्यादा ऐसा बेसिक मजबूत नहीं करते हैं, वो केवल ट्रिक्स पढ़ पढ़ के जाते हैं। तो जो केवल ट्रिक्स पढ़ के जाएंगे उनके लिए तो ये प्रश्न एकदम बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ पढ़े ही नहीं है कि प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। वो तो केवल ट्रिक पढ़ के गए हैं, वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करके गए नहीं है, वो केवल ट्रिक्स पढ़े हैं, ट्रिक्स के बेसिस पे वो उत्तर निकालना सीखे हैं और प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो व्यापम के एग्जाम्स में अभी हो रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत लंबा चलेगा। मैं आपको अगर अपना बताऊं जो अनुभव है, तो बहुत लंबा ये पैटर्न व्यापम लेकर चलेगा नहीं। जैसे आपने रीजनिंग का पेपर देखा होगा, अमीन पटवारी में रीजनिंग का पेपर ठीक आया था, जैसा पूछता है वैसा ही पूछा था, जैसा पूछता है रीजनिंग वैसा ही पूछा था। तो रीजनिंग का पेपर ठीक आया था। लेकिन इससे पहले के 3-4 एग्जाम्स देखेंगे ना आप, इससे पहले के बोल रहा हूं, इससे पहले के 3-4 एग्जाम्स देखेंगे तो रीजनिंग को भी उटपटांग पूछा था। इससे पहले के 3-4 एग्जाम्स देखिए, वहां पर रीजनिंग को थोड़ा उटपटांग किया था। लेकिन अभी रीजनिंग को अमीन पटवारी वाले में रीजनिंग को अच्छा पूछा है। अमीन पटवारी का अगर पेपर देखे होंगे तो जैसा रीजनिंग पूछता है वैसे ही पूछा है। तो मैथ्स का ये जो पैटर्न नया है ना, ये मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबा टिकेगा, देखना बहुत लंबा नहीं टिकने वाला, अपने व्यवहारिक तरीके में वापस आ ही जाएगा। लेकिन अभी आपको जो तैयारी करनी होगी वो थोड़ा नए पैटर्न में भी तैयारी करनी होगी, थोड़ा सा नए पैटर्न के क्वेश्चंस को भी लगाना होगा, क्योंकि ये 2-3-4 एग्जाम्स अभी आने वाले जो हैं उनमें व्यापम यही पैटर्न देने वाला है, ये मान के चलिए। और ये सब अगर आप
नहीं पढ़ के जाएंगे, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो फिर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाला। तो अभी जो आप पढ़ेंगे गणित को वो थोड़ा नए तरीके से भी पढ़ेंगे, मतलब थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको। थ्योरेटिकल मतलब कि पूरा उनके स्टेप्स को जमाइए, ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करना होगा। बहुत लंबा नहीं टिकेगा क्योंकि बिल्कुल वाहियात कर दिया है पेपर को वो, मतलब आपसे 9वीं 10वीं का जानकारी मांग रहा है वो। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है यार कि मैं उत्तर कैसे भी निकालूं, आपको उससे क्या करना है। आप कोई प्रश्न पूछे हैं, अब मैं उसका उत्तर कैसे भी निकालूं, आपको उससे क्या लेना देना है। मैं ट्रिक से निकालूं कि मैं बेसिक पढ़ के निकालूं कि मैं फॉर्मूले से निकालूं, आपको उस प्रश्न के उत्तर से मतलब होना चाहिए। अब उस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे भी निकाल के आपको दूं, आपको केवल उत्तर से मतलब होना चाहिए। लेकिन व्यापम ऐसा नहीं कर रहा है, व्यापम 9वीं 10वीं के लेवल पे जा रहा है कि आप उस प्रश्न के स्टेप्स को प्रॉपर बताइए। फिर ऑप्शन में ऐसा अरेंज कर देता है कि पहले पी, फिर आर, फिर क्यू, फिर एस, फिर टी, ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस देगा। उसमें आपको अरेंज करना होता है कि किस प्रकार से वो प्रश्न पूरा सॉल्व होना था। तो रीजनिंग तो ठीक पूछा था अमीन पटवारी में, रीजनिंग का पेपर आप देखे भी होंगे, जैसा पूछना चाहिए वैसा पूछा था वो। लेकिन मैथ्स को थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है, थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। डेप्थ का मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज को पूछना चाह रहा है वो। न्यूमेरिकल नॉलेज कम करके थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज को पूछ रहा है। जैसे आपने एक प्रश्न भी देखा था, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन मतलब ज्यामिति क्षेत्रमिति, तो वहां पे चतुर्भुज पढ़ते हैं आप। अब चतुर्भुज में चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को लेकर प्रश्न पूछा। जैसे चतुर्भुज आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे चतुर्भुज पढ़ते हैं, जैसे आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल पढ़ते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसके अलावा आप पढ़ते हैं समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम और समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम पढ़ते हैं। ऐसे करके 5 अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज पढ़ते हैं। अब जो प्रश्न आया था अमीन पटवारी में, उसमें क्या पूछा था वो, उसमें ये पूछा कि चतुर्भुज में ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं जहां पर विकर्ण, विकर्ण का मतलब जानते हैं डायगोनल, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे कौन से 2 चतुर्भुज हैं, ऐसे कौन से 2 चतुर्भुज हैं जहां पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रश्न पूछा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछा। समझ आ रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज पूछ रहा है आपसे, प्रॉपर्टीज को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनाया कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, कि उस चतुर्भुज का विकर्ण बताओ, परिमाप बताओ, ये कुछ नहीं पूछा। बस ये पूछा कि कौन से चतुर्भुज ऐसे हैं जहां पर उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो चतुर्भुज पढ़ते समय आप पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जब चारों भुजाएं अगर बराबर हैं ना, तो ही विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इन दोनों चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यहीं पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये पूरा पढ़ते हैं आप। तो मैं वही समझा रहा हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ना पूछ करके थ्योरेटिकल थोड़ा आपसे पूछना चाह रहा है। जैसे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण वाला एक चैप्टर आपके सिलेबस में है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो वहां पर थ्योरेटिकल जानकारी आप ये लेते हैं कि जब 2 रैखिक समीकरणों के ग्राफ ऐसे बनते हैं तो एक ही हल प्राप्त होता है। जब ग्राफ ऐसा बनता है मतलब समानांतर हो जाए दोनों रेखाएं, तो कोई हल प्राप्त नहीं होता। जब एक के ऊपर एक ऐसा संपाती हो जाए तो फिर अनंत हल मिलते हैं। यहां पर एक ही हल मिलता है, यहां पर कोई हल नहीं मिलता और यहां पर अनंत हल मिलते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते इसमें अपन। न्यूमेरिकल करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा पूरा अपन को। बचपन में ऐसा ग्राफ बनाए होंगे, याद करो कि एक्स ये रखे तो वाई ये आया, उसके अकॉर्डिंग अपन एक पॉइंट ऐसा शो कर दिए। एक्स ये रखे तो वाई ये आया, उसके अकॉर्डिंग एक और पॉइंट शो कर दिए, फिर सबको मिलाते थे, ऐसा ग्राफ खींचते थे अपन। वो सब थोड़ी करेंगे, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है कि 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है मतलब एक ही हल होगा उन दोनों रैखिक समीकरणों का। ग्राफ अगर ऐसा बन गया, समानांतर पैरेलल हो गई लाइंस, मतलब कोई हल नहीं मिलेगा। और ग्राफ एक के ऊपर एक ऐसा संपाती हो गया तो अनंत हल मिलेंगे। अब प्रश्न आया था कि अगर 2 रैखिक समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होता तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो बस आपको टिक करना था कि लाइन कैसी बनेगी, समानांतर। इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न बता रहा हूं मैं जो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे बनते हैं आपसे। तो ऐसा नहीं कि टफ था, पेपर टफ नहीं था,
समझ आ रहा है? बस आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ना है। जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनका पूरा बेस ये सीखना था। देखो ना, 3-4 प्रश्न तो मैं आपके सामने लिख दिया हूं, ये 10-10 सेकंड के प्रश्न थे ये, लेकिन इनमें थ्योरेटिकल जानकारी की आवश्यकता थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं था। जैसे एक औसत चाल का प्रश्न आया था, उसको समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि क्या ही स्तर है व्यापम का। औसत चाल का एक प्रश्न आया था, समझना इसको, ये थोड़ा समझो पैटर्न को, तभी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आने वाले समय में तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज और बढ़ेगा। शिक्षक भर्ती वाले को ही बोल रहा हूँ, नया पाठ्यक्रम आएगा, देखना बहुत वृहद चेंज दिखेगा आपको, क्योंकि केवी में और ये आपका एमपी शिक्षक भर्ती में सीडीपी को हटाते जा रहा है, तो रीजनिंग को ना डाल दे। मुझे लग रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जब होगा तो रीजनिंग को ना डाल दे नए स्ट्रक्चर में, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि प्री बीएड, प्री डीएड, प्री डीएलएड में तो रीजनिंग रहता ही है वैसे भी, एंट्रेंस एग्जाम जो देते हैं आप, तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर को समझो, बताऊंगा पूरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर को समझो कि अभी व्यापम जो मैथ्स के प्रश्नों को पूछ रहा है उसको कैसे तैयार किया जाए, तब एग्जाम निकलेगा आपसे। और मैथ्स का वेटेज अच्छा बड़ा है। जैसे औसत चाल का एक प्रश्न आपको बताता हुआ आया था मैं, औसत चाल का एक प्रश्न ऐसा था कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी है 30 किलोमीटर, और इस 30 किलोमीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। अगली दूरी यहां से यहां मान लो 60 किलोमीटर है, और इस 60 किलोमीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। यहां से यहां तक की यात्रा उस व्यक्ति को करनी थी, वो व्यक्ति यहां से यहां तक 30 किलोमीटर की दूरी को 45 की चाल से तय किया, यहां से यहां तक 60 किलोमीटर की दूरी को 50 की चाल से तय किया। अब प्रश्न पूछा था पूरी यात्रा में औसत चाल बताओ क्या होगी। पूरी यात्रा में औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, अगर मेरे को पूरे यात्रा में एक सिंगल चाल बतानी है उसकी, पूरे यात्रा में एक सिंगल स्पीड अगर मेरे को बतानी है, तो वो सिंगल स्पीड क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं यहां से यहां तक दूरी तय किया, यहां से यहां तक अलग चाल से चला, यहां से यहां तक अलग चाल से चला, यहां से यहां तक अलग चाल से चला, यहां से यहां तक अलग चाल से चला। अब किसी व्यक्ति को मेरे को अपनी यात्रा की एक ब्रीफ जानकारी देनी है, संक्षिप्त जानकारी देनी है, तो मैं थोड़ी ऐसा बताऊंगा कि मेरी चाल यहां से यहां तक कितनी थी, यहां से यहां तक कितनी, यहां से यहां तक कितनी, यहां से यहां तक कितनी। मैं उसको एक सिंगल चाल बताऊंगा, और वो सिंगल चाल क्या कहलाएगी, औसत चाल। समझ आ रहा है? ये पूछा था प्रश्न में। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों का मेरे को फीडबैक देना है मैनेजमेंट को, आप लोग किसी बैच के बच्चे हैं, इस बैच का मेरे को फीडबैक मैनेजमेंट को देना है। अब मैं आप लोगों का टेस्ट ले लिया एक 100 नंबर का, अब इनका नंबर 70 आया, इनका 80, किसी का 50, किसी का 40, ऐसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग नंबर आए। तो मैं मैनेजमेंट को आप लोगों का रिजल्ट बताना चाह रहा हूं, तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग नंबर थोड़ी बताऊंगा मैनेजमेंट को, मैं क्या बताऊंगा आप लोगों का एवरेज, औसत। एक सिंगल डेटा मैनेजमेंट को आप लोगों का दूंगा, और वो सिंगल डेटा क्या होगा, औसत होगा। तो वैसे ही पूरे यात्रा की संक्षिप्त जानकारी अगर मेरे को देनी है, तो वो संक्षिप्त जानकारी तभी दूंगा मैं जब मैं उसको क्या बताऊंगा, औसत चाल। ऐसे पूरा डिटेल्ड जानकारी नहीं दूंगा मैं कि इतना दूरी इस चाल से, इतना दूरी इस चाल से, इतना दूरी इस चाल से, इतना दूरी इस चाल से। मैं उसको पूरे यात्रा की एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा, और वो संक्षिप्त जानकारी जब दूंगा तो उसको पूरे यात्रा में एक सिंगल चाल बताऊंगा, और वो सिंगल चाल क्या होगी, औसत चाल। तो वैसे ही प्रश्न ऐसा कुछ था कि यहां से यहां तक की दूरी तय करनी है किसी व्यक्ति को, ये दूरी इस चाल से किया, ये दूरी इस चाल से किया, अब पूरे यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ क्या रही होगी। अब इस प्रश्न के ऑप्शंस कैसे थे समझना। इस प्रश्न के लिए वो क्या किया, ऐसे कुछ स्टेप्स लिख दिया, PQRST 5 स्टेप्स ऐसा लिख दिया। P में बोला आप ये करते, Q में बोला आप ये करते, R में आप ये करते, S में आप ये करते, और T में बोला कि औसत चाल, T में ऐसा बोला कि औसत चाल एग्जाम्पल के लिए इतना किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ऐसे ये 5 स्टेप्स लिख दिया था कि P में आप समय को अलग अलग कैलकुलेट करते, Q में ये फॉर्मूला लगाते, ऐसे करके 5 स्टेप्स लिखा, और T में क्या लिखा कि औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करते। अब ऑप्शंस कैसे थे, इनको सीक्वेंस से जमाना था, इनको सीक्वेंस से जमाना था, कैलकुलेशन कुछ नहीं था, इनको सीक्वेंस से आपको जमाना था। अब कोई भी बच्चा होगा उसको इतना कॉमन सेंस तो होगा ही यार कि ये वाला स्टेप कहां आएगा, लास्ट में आएगा, क्योंकि अगर इसका औसत चाल निकालना है तो औसत चाल इतना निकला, एकदम कॉमन सेंस है यार कि ये स्टेप कहां पे आएगा, लास्ट में।
अगर आप मेरे से औसत चाल निकालने बोले हो, एवरेज स्पीड निकालने बोले हो, तो एवरेज स्पीड इतना निकला, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेप कहां पे आएगा, लास्ट में। ऐसा तो है नहीं कि मैं औसत चाल निकालने के बाद फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोसीजर लगाऊंगा। अरे औसत चाल आप मेरे को निकालने बोले हो, तो औसत चाल इतना फाइंड हुआ, ये कौन सा स्टेप होगा, लास्ट स्टेप। अब ऐसा एक ही ऑप्शन था जहां पे इसको लास्ट में रखा था, सोचो ये स्तर है, समझ आ रहा है? मतलब इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते ना तो ये औसत चाल का प्रश्न सॉल्व हो जाता। ये स्तर है व्यापम का। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अलग करने के चक्कर में पूरा खराब कर दे रहा है पेपर को, अलग करने के चक्कर में कि अलग पेपर देना है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देने हैं, उस चक्कर में पेपर को बर्बाद कर दे रहा है। कोई भी बच्चा इतना कॉमन सेंस तो लगा ही लेगा कि सर ये वाला स्टेप लास्ट में होगा, मतलब टी तो लास्ट में आएगा, बाकी इधर का मेरे को नहीं पता है, तो भी ऑप्शन से चेक करते तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे टी को लास्ट में लिखा था। देखना ना पेपर आप अमीन पटवारी का, समझ आ रहा है? तो पेपर को अलग करने के चक्कर में खराब कर रहा है पेपर को, और कुछ नहीं। लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और आप खुद सोचो कि आप अगर इसका शॉर्टकट पढ़े हो बस औसत चाल निकालने का, चलो ये तो ऑप्शन ही खराब था, फिर भी अगर आप इसका केवल शॉर्टकट पढ़े हो और प्रश्न ऐसा आ गया तो नहीं बनता फिर ये प्रश्न आपसे। इसीलिए थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, हर एक प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, तब आप व्यापम के अभी के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको बना पाएंगे। पीएससी के एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, पीएससी में जैसे क्वेश्चंस आते थे वैसे ही आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक एडीआई का एग्जाम हुआ था, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का। ये एडीआई का एग्जाम सुने होंगे आप लोग, सीजीपीएससी लिया था अभी, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक वाला। इसमें भी प्रश्न जैसा पूछता था वैसे ही पूछा था, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं पूछा था। लेकिन व्यापम के पिछले 2-3 एग्जाम्स ऐसे आ चुके जहां पे प्रश्नों को अलग तरीके से पूछ रहा है, टफ नहीं है वो, बस बच्चे उनको देख करके डर जा रहे हैं। अब देखो ना ये टफ क्या है, इसमें तो औसत चाल निकालना भी नहीं था आपको, पूछना नहीं चाहिए, पूछना तो उसको ये चाहिए था कि इसमें औसत चाल आप निकाल के बताओ क्या होगा। अब उसको मैं कैसे निकालूंगा, मेरा मन है वो। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या, मेरा मन है यार, मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके उसको एक लाइन में निकालूं, 4 में निकालूं, जैसे निकालना वैसे निकालूं मैं। लेकिन आप मेरे से 9वीं 10वीं जैसे पूछ रहे हो कि पहले आप ये लिखोगे, बाद में ये लिखोगे, बाद में ये, बाद में ये। अरे औसत चाल निकालने के लिए मैं 5 स्टेप लगाऊंगा ही नहीं, एक ही स्टेप में औसत चाल निकालूंगा मैं। लेकिन अब जो पूछ रहा है उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन ले पाओगे आप। शिक्षक भर्ती भी जब भी होगा, परिवहन परिवहन वाला भी तो एग्जाम है ना, परिवहन आरक्षक का, एक मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है। इन सारे एग्जाम्स में गणित आपको भरपूर मिलेगा, तो आपको इस पैटर्न की तैयारी भी करनी पड़ेगी, इस पैटर्न में भी आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा, तब जाके कुछ संभावना बनेगी सिलेक्शन की। तो इस पैटर्न में भी पूरा तैयारी कराऊंगा मैं, हर प्रश्न को अपन इस तरीके से भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग तरीके से लेके चलूंगा गणित को, हर प्रश्न को अपन इस तरीके से डील करेंगे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, रीजनिंग तो जैसा पूछ रहा है वैसे ही पूछ रहा है। अब थोड़ा समझना, एक बार सिलेबस को बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, किस एग्जाम में कितना वेटेज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आने वाले एग्जाम्स में अगर बात करूं मैं, तो आने वाले एग्जाम्स में जो मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है, आने वाले एग्जाम्स की अगर बात करूं मैं, मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम आने वाला है, मंडी सब इंस्पेक्टर की बात करूं अगर मैं, मंडी उप निरीक्षक इसकी बात करूं अगर मैं, इसका अभी कोई सिलेबस जारी तो नहीं हुआ है, इसका कोई सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, ध्यान से समझना, इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई सिलेबस अपने पास नहीं है। आने वाले एग्जाम में शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आने वाले एग्जाम्स में। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाले एग्जाम्स में आने वाला है, इसका भी कोई सिलेबस आपके पास नहीं है, नया नया स्ट्रक्चर, नया सिलेबस नहीं है, पुराना तो सबका है, लेकिन नया स्ट्रक्चर 100 प्रश्नों का किसी के पास नहीं है इसका, ना कोई बता सकता कि ये हो सकता है, क्योंकि आप बताएंगे तो वैसा व्यापम कुछ करता नहीं है, व्यापम का एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि व्यापम क्या करने वाला है। तो ना इसका सिलेबस आपके पास है और ना ही इसका सिलेबस आपके पास है। जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये एक अच्छा एग्जाम है, इसका तो वेट कर ही रहे हैं बच्चे कब होगा ये। तो इन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर सिलेबस अपने पास में नहीं है, ध्यान रखिएगा। परिवहन वाला एक आरक्षक का एग्जाम होगा, इसका सिलेबस है, ये बताऊंगा मैं क्या है इसका, परिवहन आरक्षक का एग्जाम होगा, इसका है अपने पास, ये बताऊंगा मैं क्या है ये। तो परिवहन आरक्षक का एग्जाम का बताऊंगा क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है। आगे जाके एक नगर सेना वाला भी तो होने वाला है, याद है वो फायरमैन वाला, उसका भी है, उसका भी सिलेबस है, बातचीत करूंगा। उससे पहले ये समझो कि ये जो मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है, मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम होगा 2021 में, आप देखेंगे तो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, मंडी इंस्पेक्टर का 2021 में।
2021 में हुआ था मंडी इंस्पेक्टर। ये मंडी सब इंस्पेक्टर है, लेकिन मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम 2021 में हुआ था। मंडी इंस्पेक्टर का सिलेबस सेम वही था जो अमीन पटवारी आरआई इन एग्जाम्स में होता है। मतलब ये 4 एग्जाम जो मैं लिखा हुआ आपके सामने, मंडी इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी आरआई, इन चारों का सिलेबस, इन चारों का स्ट्रक्चर सेम हुआ करता था, इन चारों एग्जाम का। ध्यान रखिएगा, मंडी का, अमीन पटवारी का, आरआई का, आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, इन चारों एग्जाम का सिलेबस एकदम सेम हुआ करता था। मंडी इंस्पेक्टर 2021 में हुआ, इससे पहले अमीन पटवारी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, पटवारी 2022 में हुआ था, आरआई 2017-18 के आसपास हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। अब इसका और इसका चारों का सिलेबस सेम था। अब नए सिलेबस को देखेंगे, नए स्ट्रक्चर को देखेंगे तो व्यापम ने ये तो ट्रेंड सेट कर दिया है कि हर एग्जाम 100 प्रश्न का ही लेगा। ये तो व्यापम ने ट्रेंड सेट कर दिया है कि हर एग्जाम 100 प्रश्नों का ही लेगा। भर्ती परीक्षा सही उत्तर के लिए 1 नंबर देगा, गलत के लिए 0.25 माइनस करेगा, समय 2 घंटे का ही देगा। हर एग्जाम में व्यापम का यही स्ट्रक्चर रहेगा। भर्ती परीक्षाएं जो भी होंगी आगे चल के इसमें भी यही आने वाला है। हर एग्जाम में जितनी भर्ती परीक्षाएं व्यापम लेगा, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने ये स्ट्रक्चर सेट कर दिया है। अब अमीन पटवारी का पहले जो 2017 में एग्जाम हुआ था, वहां पे 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर था। इसका नया स्ट्रक्चर 100 प्रश्नों का आया, जिसमें उसने गणित का 20 प्रश्न का वेटेज रखा, रीजनिंग का 20 प्रश्न का वेटेज रखा। इसके अलावा देखेंगे तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का 10-10 प्रश्न का वेटेज रखा। कंप्यूटर का भी 10 प्रश्न का वेटेज रखा। और बचा जो 30 प्रश्न, बचे 30 प्रश्न में पूरा का पूरा जीएस, बचे 30 प्रश्न में पूरा जीएस। मतलब इसमें भारत का सामान्य अध्ययन पूरा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा और पूरा का पूरा करंट अफेयर 30 प्रश्न। ये अमीन पटवारी का नया स्ट्रक्चर जारी किया था व्यापम ने। इसी नए स्ट्रक्चर पे अभी 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ। अब ये तय है कि अगर अमीन पटवारी का ये स्ट्रक्चर नया व्यापम ने जारी किया तो यही स्ट्रक्चर किसमें रहेगा आगे चल के, मंडी इंस्पेक्टर में, यही किसमें रहेगा, पटवारी में, और यही किसमें रहेगा, आरआई में। क्योंकि पहले भी इन चारों का सेम हुआ करता था। अब नया अमीन पटवारी का जो आया है वो नया स्ट्रक्चर आगे चल के मंडी इंस्पेक्टर में रहेगा, पटवारी में रहेगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी रहेगा। अब मंडी इंस्पेक्टर के स्ट्रक्चर को ही बताया जा रहा है कि मंडी सब इंस्पेक्टर में कॉपी करेगा। समझ आ रहा है? ये बताया जा रहा है कि जो मंडी इंस्पेक्टर का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर कहां पे आपको देखने को मिलेगा, मंडी सब इंस्पेक्टर में। इसीलिए मंडी सब इंस्पेक्टर का जो YouTube में आप देख पा रहे होंगे सिलेबस बता रहे हैं लोग, वो यही बता रहे हैं पूरा जो अमीन पटवारी में हुआ, इसी को बता रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मंडी इंस्पेक्टर और अमीन पटवारी का एकदम कॉपी था सिलेबस। अब नया स्ट्रक्चर जो अमीन पटवारी का आया, अब सेम वही मंडी इंस्पेक्टर में लागू होगा। चूंकि मंडी इंस्पेक्टर का ये है तो मंडी सब इंस्पेक्टर में भी यही स्ट्रक्चर बता रहे हैं। समझ आ रहा है? तो इसी के हिसाब से तैयारी करनी है आपको। 150 वाला था पहले इन चारों का 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर था। पहले इन चारों का 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर था। 150 प्रश्न, 150 अंक, समय 3 घंटे का। सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस। इसमें आप देखेंगे तो 30 गणित के प्रश्न हुआ करते थे, 15 रीजनिंग के हुआ करते थे, 20 कंप्यूटर के, 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी, 15 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 15 करंट अफेयर और 35 इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन। 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर व्यापम का जो कॉमन स्ट्रक्चर था इन चारों के लिए, उसमें 30 प्रश्न गणित के पूछता था, मैथ्स 15, रीजनिंग 20, कंप्यूटर 10, हिंदी 10, इंग्लिश 15, सीजी जीएस 15, करंट अफेयर और 35 पूछता था इंडियन जीएस का। अब इसको 100 में कन्वर्ट किया तो देखो कितना ड्रास्टिक चेंज किया। गणित के 30 से 20 कर दिया, रीजनिंग का देखो 15 से 20 कर दिया। इसीलिए बोल रहा रीजनिंग का वेटेज को बढ़ाते जा रहा है। रीजनिंग वहां 15 का था, 20 कर दिया। हिंदी अंग्रेजी 10 का था, 10 ही रखा। कंप्यूटर 20 को उठा के 10 कर दिया। यहाँ पे देखो कितना बड़ा चेंज आया। ये पूरे 65 प्रश्न आते थे, 65 प्रश्न। छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, करंट अफेयर मिलाकर के 65 प्रश्न थे, उसको कम करके 30 कर दिया। कितना बड़ा चेंज हुआ है। अब यही स्ट्रक्चर नया वाला, ये मान के चलिए आने वाले समय में मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम जब भी होगा, क्योंकि पद तो बहुत सारे खाली हैं, चुनाव के पहले तो करेंगे ही लोग। आने वाले समय में पटवारी का एग्जाम होगा ही, क्योंकि 800-900 पद खाली हैं। आरआई का तो एग्जाम 17-18 के बाद हुआ ही नहीं है, जब से वेट कर रहे हैं लोग। 175 से ऊपर पद खाली हैं। तो आने वाले समय में ये एग्जाम्स होंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा। मंडी सब इंस्पेक्टर में भी उम्मीद लगाई जा रही है कि यही स्ट्रक्चर रहेगा जो कि मंडी इंस्पेक्टर का है, यही स्ट्रक्चर रहेगा।
हो सकता है एक आध मंडी का एक्ट ऐड कर दे, ये हो सकता है, एक आध एक्ट वगैरह का सेक्शन ऐड कर दे, ये हो सकता है, लेकिन संभावना कम है, क्योंकि अमीन पटवारी में भी ऐसा कुछ विभागीय जानकारी नहीं पूछा आपसे। ये शिक्षक भर्ती से भी जोड़ूंगा इसको अभी। देखो ना, अमीन पटवारी में भी विभागीय जानकारी कुछ नहीं पूछा, वो चाहता तो कुछ पूछ सकता था विभागीय जानकारी, लेकिन विभागीय जानकारी कुछ नहीं पूछा। अब शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती का भी आपके पास 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर होगा। अभी आपके पास 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर जो है, 150 प्रश्न, 150 अंक, समय 3 घंटे का, सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको पता है सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी के कितने हैं 25, अंग्रेजी के कितने हैं 25, गणित के कितने हैं 30। इसके बाद आप देखेंगे तो ईवीएस है ना, ईवीएस के कितने हैं 20। इसके बाद कंप्यूटर के कितने हैं 10, और सामान्य ज्ञान लिख दिया है बस ऐसा, इसके कितने हैं 10। ये वर्ग 3 का है, वर्ग 3 सहायक शिक्षक वालों का ही है। सीडीपी के 30, हिंदी के 25, अंग्रेजी के 25, गणित के 30, ईवीएस के 20, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10। वर्ग 2 वालों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। वर्ग 2 में भी 150 प्रश्न ही है, सही उत्तर के लिए, गलत के लिए 0.25 माइनस, समय 3 घंटे, स्ट्रक्चर वही है, बस बदलाव है पाठ्यक्रम में। सीडीपी का 30, हिंदी का 25 है, अंग्रेजी का भी 25 है। इसके बाद आप देखेंगे तो गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 है, ये बदलाव है, गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 प्रश्न हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के हैं 20 प्रश्न। इसके बाद कंप्यूटर के हैं 10 प्रश्न, और लास्ट में सामान्य ज्ञान के हैं 10 प्रश्न। ये है आपके पास वर्ग 2 का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल। लेकिन ये तो तय है कि इसको कन्वर्ट करेगा 100 में, इसको भी कन्वर्ट करेगा 100 में। अब 100 में करेगा तो क्या क्या चेंज होगा वो व्यापम ही जाने। समझ आ रहा है? एससीईआरटी को बोला है नया स्ट्रक्चर देने को, अब नया स्ट्रक्चर देगा तो क्या क्या बदलाव होगा। इसमें तो कुछ विषयवार जैसा लफड़ा रहेगा नहीं, ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। इसमें विषयवार जैसा लफड़ा भी पैदा हो सकता है बोल रहे हैं, विषयवार जैसा लफड़ा, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टाइप का पेपर दिखाई दे आपको, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जितना पत्रकार से मैंने बात किया था उनका कहना था कि एक कॉमन पेपर देगा, भर्ती विषयवार करेगा। 19 में जैसा किया था वैसा बोल रहे हैं वो करेगा, एक कॉमन पेपर देगा और भर्ती विषयवार करेगा, उनका ऐसा कहना था। लेकिन नया स्ट्रक्चर बना तो ये मान के चलिए गणित का वेटेज आपको बड़ा फिर से दिखाई देगा, गणित का वेटेज बड़ा ही रहेगा, गणित का वेटेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग ना जोड़ दे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग को ऐड ना कर दे, क्योंकि अभी सेंट्रल के एग्जाम हुए, दूसरे स्टेट के एग्जाम हुए, तो विभागीय जानकारी नहीं पूछ रहा है, तो सीडीपी का वेटेज आपको देखना कम दिखाई देगा, ये मुझे उम्मीद है। सीडीपी का वेटेज कम दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में तो सीडीपी को हटा ही दिया, केवी में सीडीपी को हटा ही दिया, पूरा कुछ नहीं पूछ रहा है। कहां 30-30 प्रश्न आते थे, अब एक भी नहीं पूछ रहा है। मैथ्स को जोड़ दे रहा है, रीजनिंग को जोड़ दे रहा है। तो व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होंगे ये मान के चलिए गणित और रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब निकलेगा आपसे एग्जाम। और जो एग्जाम्स हैं आगे जाके बात करूंगा मैं, ये नगर सेना वाला एग्जाम हो गया। नगर सेना में भी गणित और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, देखना लगभग 45-50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे नगर सेना वाले में भी। ये जो आपका फायरमैन वाला एग्जाम होने वाला है उसमें भी अच्छा खासा वेटेज है उसमें। तो हर एग्जाम को देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग। सब इंस्पेक्टर वाले में पता ही है आप लोगों को, प्री में 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 रीजनिंग के। मेंस में 200 नंबर का पूरा एक सेपरेट पेपर मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 से 30 प्रश्न आपके मैथ्स के। थोड़ा सा तरीका को बदलेंगे पढ़ने का। तो गणित स्टार्ट करूंगा मैं। गणित में क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए गणित, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी अपन पढ़ेंगे चीजों को। यहां तक समझ आया सभी को? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बताइए। किसी एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बताइए मेरे को, बताइए कुछ भी पूछना है तो। यहां तक एक जनरल बातचीत कर रहा था मैं। फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, ये सब एग्जाम्स भी आगे जाके होंगे, उन सब में भी यही सब करना पड़ता है आपको। सब एग्जाम जितने भी लेगा व्यापम, सारे एग्जाम में नया स्ट्रक्चर आएगा 100 प्रश्नों का, मान के चलिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि फूड इंस्पेक्टर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, यही पूरा कॉपी ना करते जाए वो, यही जो अमीन पटवारी के लिए बनाया इसी को कॉपी ना करते जाए, मुझे लग रहा है ऐसा। विभागीय जानकारी पूछना नहीं चाह रहा है वो,
तो 100 प्रश्नों का व्यापम के एग्जाम में तो मान के चलिए कि 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर जो आएगा उसमें 40 प्रश्न के आसपास, 35 प्रश्न के आसपास ये मैथ्स और रीजनिंग आपको मिलते रहेगा। अब फायरमैन का देखना ना, फायरमैन वाले में भी आपको दिखेगा यही सब। फायरमैन वाले में भी तो उसका सिलेबस तो जारी हो गया मेरे ख्याल से, नहीं हुआ है क्या? हो गया ना उसका तो हो गया है मेरे ख्याल से। उसमें देखेंगे यही सब मिलेगा आपको, फायरमैन वाले में भी यही सब मिलने वाला है। ये देखिए इसमें सामान्य ज्ञान कितना, 35 प्रश्न फायरमैन वाले में, सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न है 100 में। इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग के 25 प्रश्न हैं, गणित के 15 प्रश्न हैं। समझ आ रहा है? मैथ्स और रीजनिंग का मिला के 50 हो गया। देखो रीजनिंग के 35 हैं, गणित के 15 हैं, 50 ये हो गया। सामान्य ज्ञान में सब कुछ है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी है, मेनली छत्तीसगढ़ का ही दिख रहा है इसमें, और करंट अफेयर है। और विभागीय जानकारी के 25 प्रश्न पूछा है, विभागीय जानकारी के 25 प्रश्न हैं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के कितने हो गए आपके? 40 हो गए, सॉरी 25 आपके रीजनिंग के हैं और 15 गणित के हैं। 40 प्रश्न हो गए मैथ्स और रीजनिंग के। देखो 40 रख रहा है लगभग सारे एग्जाम्स में, 40 प्रश्न। तो फायरमैन का जो एग्जाम होगा 7वें महीने में शायद एग्जाम नहीं है, इसमें मैथ्स के हैं आपके 15 और रीजनिंग के 25, 40 ये हो गए, 35 जीएस के हैं और 25 जो है ये अग्निशमन और अग्नि के संबंध में, मतलब विभागीय जानकारी पूछा है यहाँ पर। तो सब एग्जाम में ये वेटेज तो आपको दिखाई देगा अच्छा खासा। तो एक बार अच्छा से पढ़ के बैठ जाइए ताकि बार बार चीजों को पढ़ना ना पड़े। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जितना भी लिखवाऊंगा प्रैक्टिस शीट आपको मिलते रहेगा, 2-2 घंटे का रेगुलर क्लास चलेगा मेरा। चलिए हेडिंग डालिए फिर, गणित क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं वो सब लिखवा दो पहले। कुछ प्रश्न है किसी का तो बताइए, यहाँ तक कितने चैप्टर कवर करने हैं पहले वो देखते हैं गणित में, मैथ्स में। देखिए कुछ बेसिक चैप्टर सबसे शुरू में कवर करेंगे आप। सबसे शुरू में कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको संख्या पद्धति ये देखना होता है, संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बाद आप देखते हैं सरलीकरण, सरलीकरण इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आप देखते हैं एक चैप्टर जो कि बुक्स में लिखा रहता है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। अब देखो बहुत सारा सिलेबस आप देखोगे पीएससी में, तो जनरली जो पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्लास 2 के पद के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पर तो सिलेबस जनरली लिखता ही नहीं है। वो बस लिख देता है कि योग्यता परीक्षण जिसमें गणित और रीजनिंग दोनों है, उसमें ऐसा गणित के पूरे चैप्टर नहीं बताता। व्यापम के एग्जाम्स में पूरे चैप्टर बताता है। तो ये 3 चैप्टर आपको ऐसा सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। अपन को इन तीनों को मिला करके पढ़ना है, ध्यान से समझना, इन तीनों चैप्टर को मिला करके पढ़ेंगे अपन। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हो गया, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, और भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर। इन तीनों को मिला के पढ़ना है, ये पूरा का पूरा आपका बेस बनाएगा, ये पूरा का पूरा आपका बेस को बनाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, भरपूर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, पूरा बेस बनाएगा आपका ये तीनों चैप्टर। किसी किसी बुक में देखेंगे तो इसके प्रश्न यहाँ पे, इसके प्रश्न यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, ऐसे मिले जुले दिखाई देंगे। इसलिए तीनों चैप्टर को मिला करके पढ़ाऊंगा मैं आपको। इन तीनों में क्या क्या पढ़ना है इस बात को समझो पहले तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे जाके तो क्लियर नहीं होगा कि इन 3 चैप्टर में सर एक्चुअल में पढ़ना क्या है, आगे जाके कंफ्यूजन होगा ये। इसलिए पहले समझा रहा हूं कि इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। कंसेप्चुअल चैप्टर जो आएंगे ना, जैसे औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब लिखूंगा अभी मैं। ये सब चैप्टर जब आएंगे ना तो इनमें दिक्कत नहीं है। औसत में औसत के क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत में प्रतिशत के आएंगे, लाभ हानि में लाभ हानि के क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन इन तीनों चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों को समझ में नहीं आता। इन तीनों में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। संख्या पद्धति में चलो संख्या पढ़ना है, लेकिन और क्या पढ़ना है, सरलीकरण में क्या पढ़ें, भिन्न संख्या में क्या पढ़ें। तो ये कंफ्यूजन होता है कि इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से समझना, पूरा लिख रहा हूं मैं कि इन 3 चैप्टर में क्या क्या डील करना है आपको। वो सारे टॉपिक्स नोट्स में लिखेंगे, कवर होते जाएंगे, टिक करते जाएंगे उसको। फिर आप लोग जब क्लास में कवर होते जाएंगे तो उनको टिक करते चलेंगे। सबसे पहले तो आपको संख्या के बारे में सीखना है, नंबर के बारे में, संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार को डील करना है, और उनपे जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को डील करेंगे।
संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या के प्रकारों पर जितने प्रश्न बन सकते हैं, खास करके स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे यहाँ से। सारी प्रकार की संख्याएं डील करोगे आप, सारी संख्याएं, जैसे सुने होंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सुने हैं ना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। हर एग्जाम में इधर से प्रश्न आते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी संख्याएं हैं सारी संख्याओं को डील करेंगे। भिन्न संख्या सुने हो गया, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। टेट में आया हुआ है प्रश्न उचित भिन्न, अनुचित भिन्न का, समझ आ रहा है। व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न को लेकर के प्रश्न बना है। तो जितनी संख्याएं होती हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सब कुछ कवर करना है। दशमलव वाली संख्याएं, एक एक संख्या को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन। तो सारी प्रकार की संख्याओं को कवर करेंगे अपन, जितनी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं, और उन पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सारे प्रश्नों को डील करेंगे। अब संख्याएं पूरी हो जाने के बाद आप क्या करोगे, संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम देखोगे। जहां से प्रश्न आता है संख्याओं का आरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एंड अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत पूछता है। पिछले बार सहायक शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर के प्री में पूछा गया था, समझ आ रहा है। हर एग्जाम में पूछता है प्रश्न यहाँ से। संख्याओं का बोलने का मतलब सारी प्रकार के संख्याओं में अपन आरोही और अवरोही देखेंगे। अलग अलग वैरायटी की संख्याएं पढ़ेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स पढ़ेंगे, दशमलव वाली संख्याएं, उनमें आरोही और अवरोही देखेंगे। भिन्न संख्याएं पढ़ेंगे, p बटे q वाली संख्याएं, उनमें आरोही और अवरोही देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं पढ़ेंगे, इंटीजर्स नंबर्स, उनमें आरोही और अवरोही देखेंगे। तो सारी प्रकार की संख्याओं में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन करेंगे अपन, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। इसके बाद आप देखोगे संख्याओं में स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू। संख्या सीख जाओगे तभी तो अलग अलग संख्याओं को आप जमाना सीखोगे, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। संख्याएं सीख जाओगे तभी तो अलग अलग प्रकार की संख्याओं में आप उनका स्थानीय मान, जातीय मान निकालना सीखोगे। इतना होने के बाद आप वी बॉडमास रूल पढ़ेंगे। वी बॉडमास रूल, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिखाएगा आपको, ये पूरा कैलकुलेशन सिखाएगा, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन, पूरे गणित में कैलकुलेशन कैसा होगा, ये पूरा कैलकुलेशन सिखाएगा आपको। सारे प्रकार के नंबर्स में वी बॉडमास रूल, सारे प्रकार के नंबर्स में, समझ आ रहा है। मतलब ऐसा कैलकुलेशन आप सीखेंगे। देखिए जैसे ये मैं ऐसा लिख दिया, ये देखिए इस प्रकार का कैलकुलेशन लिख दिया मैं, ये देखिए ऐसा कैलकुलेशन लिख दिया, ये देखिए ऐसा कैलकुलेशन लिख दिया, ये देखिए इस प्रकार का, ये देखिए, समझ आ रहा है। इस प्रकार का कैलकुलेशन मैं लिख दिया, ये देखिए मैं ऐसा कैलकुलेशन लिख दिया, ये देखिए इस प्रकार का, मैं ऐसा कैलकुलेशन लिख दिया इस प्रकार का। मतलब सारे प्रकार के नंबर्स में आप कैलकुलेशन सीखेंगे, सारे प्रकार के नंबर्स में। ऐसे नंबर्स में कैलकुलेशन सीखेंगे, ऐसे नंबर्स में सीखेंगे, ऐसे नंबर्स में सीखेंगे, ऐसे नंबर्स में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता तो चले कि ये संख्या है कौन सी, ये संख्या कौन सी है। ऐसे नंबर्स आपने देखे होंगे एग्जाम्स में, ये संख्या कौन सी है। ऐसे नंबर्स आप देखे होंगे, ये संख्या कौन सी है। सारे प्रकार की संख्याओं में आप वी बॉडमास रूल पढ़ेंगे। जैसे सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। अमीन पटवारी का पेपर देखना 17 वाला, वहां पे 2 प्रश्न आए हैं इधर से। पटवारी 2022 का पेपर देखना, 2022 का पटवारी में 2 प्रश्न आए हैं। शिक्षक भर्ती में पिछले साल का पेपर देखना, ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे देगा। ये देखिए सेपरेट प्रश्न, ये देखिए ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक और प्रश्न आया था इस प्रकार का, ये भी दिखाई देगा आपको। तो सेपरेट प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो ये वी बॉडमास रूल लगभग 4-5 घंटे चलता है पूरा। हर एक प्रकार का कैलकुलेशन सीख जाएंगे। मतलब वी बॉडमास रूल को आपने पूरा अटेंड कर लिया तो पूरे गणित में कैलकुलेशन को लेके कहीं पे रोना गाना नहीं मचेगा आपसे। कैसा भी कैलकुलेशन लिख दूं मैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो डेसिमल में लिखूं, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर में लिखूं, चाहे मैं इंटीजर में लिखूं, कैसा भी नंबर लिख दूं मैं, कैलकुलेट कर लोगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इन तीनों चैप्टर में मिला के, बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। जैसे आप विभाजिता के नियम पढ़ोगे, इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी।
विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। जैसे इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करना, ये सीखेंगे। जैसे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। विभाज्यता पर प्रश्न, विभाज्यता पर प्रश्न, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्रमागत तौर पर भाग देना, क्रमागत तौर पर भाग देना, ये सीखेंगे आप। लैडर प्रॉब्लम करके, लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, लैडर प्रॉब्लम, ये सीखेंगे आप। इसके अलावा और देखेंगे तो समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। समीकरण जिसमें कि रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, जो भी बता रहा था अमीन पटवारी में पूछा था, जो वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बीजगणितीय सूत्र पूरा कवर करेंगे आप। बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र का मतलब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूलों पर आधारित, सीरीज पर आधारित प्रश्न बहुत सारे। इसी में एपी जीपी आप लोगों के सिलेबस में भी लिखा होगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, सीरीज पर आधारित प्रश्न, सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सीरीज पे बेस्ड। एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी सुने हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो सब इसी में आ जाएगा। और भी सीरीज पर अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। स्टेटमेंट वाले बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। इसके बाद मैं लिख देता हूं विविध प्रश्न, सब मिला जुला के जो बचे खुचे प्रश्नों को देखेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। सोचो इतना पढ़ना है इन तीनों चैप्टर में। तो ये तीन चैप्टर ऐसा नहीं कि इसमें कुछ पढ़ने को नहीं, देख पा रहे हैं कितने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इतना पढ़ेंगे तब जाके ये तीन चैप्टर कंप्लीट होंगे आपके। और इतना पढ़ने के बाद आपका बेस भी पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आप सीख जाएंगे, समीकरणों को कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो सीख जाएंगे आप। सीरीज पे आधारित प्रश्न में बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे आप, समांतर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के। तो ऐसे एक एक टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, ध्यान रखिएगा। एक एक टॉपिक ऐसा कंप्लीट होते जाएगा, आप उसमें टिक मारते जाएंगे। समय लेता है, देखो जल्दबाजी में पढ़ेंगे आपकी 15-20 दिन में मैथ्स खत्म कर दो, तो 15-20 दिन में मेरे से यही खत्म हो पाएगा पूरा, बस समझ आ रहा है। जितना आपके सामने बोर्ड में अभी तक लिखा हो 15-20 दिन में तो बस यही खत्म हो पाएगा मेरे से। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो वही बस होगा कि फॉर्मेलिटी हुई है, मन कुछ नहीं रहा है आपसे। कैलकुलेशन सीख गए, नंबर सीख गए क्या होते हैं, कौन सा नंबर क्या कहलाता है, इक्वेशन सीख गए आप, बेसिक फॉर्मूले सीख गए। तो यहां से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो कि कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। कोई भी नंबर लिख दूंगा 10 अंकों का, आप देख के बता दोगे वो किससे भाग जाएगा किससे नहीं जाएगा। इतना होने के बाद आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। अब इनका वेटेज देखेंगे तो 4-5 प्रश्न आपको दिख जाते हैं। गणित के अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 4-5 प्रश्न आपको यहां से दिख ही जाएंगे। 2017 वाले अमीन पटवारी में 9 प्रश्न आए थे, यहाँ पे 3 चैप्टर से 9 प्रश्न आए थे। सोचो इन 3 चैप्टर से अमीन पटवारी 2017 का पेपर देखना, 9 प्रश्न बोल रहा हूँ 30 में से। आप एसआई का देखना, पिछले बार का प्री का पेपर को 3 प्रश्न आए थे, 10 में 3 प्रश्न इन्हीं चैप्टर से। तो ऐसा नहीं कि आप शिक्षक भर्ती को देखो 3-3, 4-4 प्रश्न दिखेगा आपको 30 में से इन चैप्टर से। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, भरपूर प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से। और जो नंबर आपको लाभ हानि का प्रश्न देगा वही नंबर आपको ये भी देगा। ऐसा तो है नहीं कि ये आसान प्रश्न रहेंगे तो नंबर कम मिलेंगे, इधर से बराबर नंबर देगा आपको। इतना पढ़ने के बाद आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। बढ़ूं आगे, नोट किया यहां तक। इसके बाद देखो 2 और बेसिक चैप्टर हैं, 2 और बेसिक चैप्टर आपके हैं। एक है वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इंपॉर्टेंट है ये भी, इधर से भी प्रश्न आपको हर एग्जाम में दिखाई देंगे। शिक्षक भर्ती 2019 का पेपर देखिएगा, पूर्ण वर्ग का प्रश्न दिख जाएगा आपको, पटवारी का, अमीन पटवारी का, राय का पेपर देखिएगा, परिमेयकरण का प्रश्न मिलेगा आपको। सुने हैं पूर्ण वर्ग, परिमेयकरण, ये सब टॉपिक यहीं पे कवर होंगे। रैशनलाइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर में छिपे हुए हैं। इसके बाद घातांक और करनी,
घातांक और करनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। पिछले बार का वर्ग 2 का ऐसा प्रश्न याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ प्रश्न था, देखो ऐसा कुछ प्रश्न याद आ रहा है क्या? दिए होंगे तो 5 का पावर x, 6 का पावर y, 30 का पावर 7, ऐसा कुछ प्रश्न याद आ रहा है क्या? xy अपॉन x प्लस y ऐसा करके कुछ पूछा था, याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ प्रश्न था, एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इसी वैरायटी का प्रश्न था। सेम ऐसा ही प्रश्न पीएससी 2021 में पूछा था, प्री में, सेम ऐसा ही। शिक्षक भर्ती का प्रश्न देखिएगा पिछले बार का, वर्ग 2 का, घातांक और करनी में कवर होते हैं ऐसे प्रश्न। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता थोड़ी है मेरे को कहां से कब प्रश्न आएगा कब नहीं आएगा। इन 5 चैप्टर के बाद आपके कंसेप्चुअल चैप्टर चालू होंगे। चलो कंसेप्चुअल चैप्टर में क्या क्या आएंगे देखिए। इसके बाद चालू हो जाएगा जैसे आपका औसत, ये सब ऐसे चैप्टर है जहां पे पूरा बेस, पूरा कंसेप्ट आपको सीखना है। औसत, एवरेज, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, लाभ हानि, लाभ हानि का मतलब प्रॉफिट लॉस, इसी में आप डिस्काउंट मतलब कि बट्टा, अंकित मूल्य, एमआरपी वो सब पढ़ते हैं। इसी के जस्ट बाद पढ़ते हैं आप साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। बताऊंगा अभी मैं कि वर्ग 3 में क्या नहीं पढ़ना है, सब इंस्पेक्टर प्री में क्या नहीं पढ़ना है, अमीन पटवारी, पटवारी मंडी, इनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 1-2 चैप्टर काटूंगा आगे चल के एग्जाम के हिसाब से। ये चारों चैप्टर लिंक में चलेंगे। प्रतिशत का ही पूरा पूरा एप्लीकेशन लाभ हानि है, प्रतिशत का ही पूरा पूरा एप्लीकेशन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आपने प्रतिशत को ढंग से पढ़ लिया है तो आपसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा ही। केवल शब्दों का हेरफेर होता है। प्रतिशत में जैसे प्रारंभिक मान बोलते हैं तो लाभ हानि में क्या बनता है, वो क्रय मूल्य, मतलब प्रतिशत में इनिशियल वैल्यू, तो लाभ हानि में क्या बनता है, वो कॉस्ट प्राइस। शब्दों का हेरफेर होगा। प्रतिशत में जैसे अंतिम मान बोलते हैं, लाभ हानि में विक्रय मूल्य बन जाता है वो, इधर इनिशियल वैल्यू, इधर कॉस्ट प्राइस, इधर फाइनल वैल्यू, इधर सेलिंग प्राइस, इधर वृद्धि तो इधर लाभ, इधर कमी तो इधर हानि, ऐसे ही चलता है पूरा। पढ़ाऊंगा आगे चल के। इसके बाद देखो ये 3 चैप्टर लिंक में चलते हैं। चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसी का पूरा एप्लीकेशन है। अलग चैप्टर बोल रहा हूं लेकिन है एक ही, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, इसी का पूरा एप्लीकेशन है। नाव धारा, नाव धारा का मतलब बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों चैप्टर लिंक में चलते हैं आपके, तीनों एक ही है मान के चलिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 चैप्टर आपके लिंक में चलते हैं ये, जिसमें समय और कार्य, समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसी का एप्लीकेशन है एक पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं इसको, पाइप एंड सिस्टम। दोनों लिंक में चलेंगे। पूरा शब्दों का हेर फेर है, बाकी पूरा एक ही है। इधर व्यक्ति काम करेंगे, इधर नल जो है टंकी को भरने का काम करेंगे। इधर व्यक्ति दीवार को बनाने का काम कर रहे हैं तो इधर नल टंकी को भरने का काम करेंगे। सबसे आसान, पूरे गणित के सबसे आसान चैप्टर दोनों। खेल होता है इसमें, बस एलसीएम ले लेके खेल करते हैं बच्चे इसमें। पढ़ाऊंगा आगे चल के। 3 चैप्टर लाइन से लिख रहा हूं। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी का एप्लीकेशन मिश्रण, मिक्सचर बोलते हैं, एलिगेशन भी बोल देते हैं। इसी का एप्लीकेशन साझा, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ये तीनों लिंक में चलते हैं आपके, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। एक आपका जो छूट गया है लस और मौस, इसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। व्यापम का तो एकदम पसंदीदा चैप्टर है। एक और लिख सकते हैं आप आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वैसे ये सब जो प्रश्न हैं एज वाले, ये अलग अलग चैप्टर में कर ही लेते हैं आप।
एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 20 चैप्टर तो ये हो गया अभी तक। बताऊंगा किसमें क्या नहीं पढ़ना है, मैं एक पूरा एक दे रहा हूं मैथ्स में क्या क्या है। वैसे 20 चैप्टर तो मैंने लिख दिए हैं, ये नोट किए यहां तक। अब देखो बात करता हूं किसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पीएससी का जो एग्जाम होता है, राज्य सेवा परीक्षा, जो प्री का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, या पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एडीआई का एग्जाम हुआ था, एसीएफ का एग्जाम सुने हैं क्या? एसीएफ का जो राज्य वन सेवा परीक्षा, एसीएफ और रेंजर का एग्जाम होता है, जो आने वाले समय में गारंटीड होगा, अगले साल वो गारंटीड होने वाला है वो। तो पीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा है, जो सबसे बड़ा एग्जाम पूरे स्टेट का राज्य सेवा परीक्षा, पीएससी के जो वनडे एग्जाम्स है एडीआई एसीएफ, उनमें जितना लिखा हो सब पढ़ना है, उनमें कुछ नहीं काटना है, उनमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी कोई भी चैप्टर इधर से काटना नहीं है, जितना भी लिखा है पूरा पढ़ना है आपको, कुछ नहीं काटना है। अब बात करता हूं मैं अमीन पटवारी, पटवारी, आरआई, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी सब इंस्पेक्टर, ये जो एग्जाम्स होते हैं, इनमें आप केवल एक चैप्टर ये वाला काट सकते हैं, साझा, केवल एक चैप्टर बस, साझा को बस केवल एक चैप्टर बोल रहा हूं। पटवारी, अमीन पटवारी, मंडी, आरआई, ये सब एग्जाम्स जो होते हैं उनमें साझा को काट सकते हैं। अब ये गारंटी भी नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन व्यापम के एग्जाम में नहीं पूछा है साझा को, तो साझा को काट सकते हैं। वर्ग 3 का पेपर देखेंगे आप, सहायक शिक्षक का, तो सहायक शिक्षक में आप इधर से चक्रवृद्धि ब्याज को काट सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न नहीं चाहते हैं, है लिखा ही नहीं है सिलेबस में। नाव धारा को काट सकते हैं, इधर पे आप साझा को तो काट ही दीजिए, समझ आ रहा है। 3-4 चैप्टर आप इधर से हटा सकते हैं। घातांक करनी के भी चैप्टर नहीं लिखा, इसको भी काट सकते हैं। तो वर्ग 3 अगर देखेंगे तो घातांक करनी को निपटा सकते हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज को हटा दीजिए आप, इधर से साझा हटा दीजिए, इधर से ये बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा हटा दीजिए, ये 4-5 चैप्टर साइड कर सकते हैं। वर्ग 2 में आएंगे शिक्षक में, वर्ग 2 शिक्षक में आएंगे तो केवल ये साझा को हटाएंगे आप बस। वर्ग 2 शिक्षक में आएंगे तो लसा मसा सिलेबस में नहीं लिखा है, तो वर्ग 2 शिक्षक वाले लसा मसा को भी हटा सकते हैं। इसका प्रश्न नहीं पूछा 1923 में, लेकिन ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि इसके बिना गणित कभी बनता ही नहीं है, ये तो पढ़ना ही पड़ता है आपको। लिखा नहीं है, प्रश्न भी 2019 में भी नहीं पूछा शिक्षक में, ना 2023 में पूछा, तो लसा मसा को भी हटा सकते हैं चाहे तो वर्ग 2 वाले, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी आपको। व्याकरण का एकदम पसंदीदा चैप्टर है ये। सब इंस्पेक्टर प्री का एग्जाम देने वाले लोग चक्रवृद्धि ब्याज को हटा दीजिए, नाव धारा को हटा दीजिए, साझा को हटा दीजिए, घातांक करनी को हटा दीजिए। आप लोग देखना सब इंस्पेक्टर का जो प्री का एग्जाम है ना, सब इंस्पेक्टर प्री और सहायक शिक्षक वर्ग 3 दोनों कॉपी पेस्ट किया हुआ है, दोनों का सिलेबस गणित का कॉपी पेस्ट है, कॉपी किया हुआ है एकदम हूबहू, पूरा कॉपी किया हुआ है, बस पेडागोजी को हटा दिया है, एकदम कॉपी है। बस गणित का शिक्षण शास्त्र शिक्षक भर्ती में पढ़ते हैं जो पेडागोजी को हटा दिया है। तो सब इंस्पेक्टर प्री वाले और वर्ग 3 वाले सहायक शिक्षक वाले सेम सिलेबस है, मतलब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कहीं लिखा ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है आपको। नाव धारा को छोड़ दीजिए, घातांक करनी को छोड़ दीजिए, इधर पे साझा को छोड़ दीजिए, समझ आ रहा है, इन चैप्टर को छोड़ सकते हैं आप, बाकी तो लमसम पूरा ही पढ़ना होता है आपको। ये हो गया आपका 20 चैप्टर। आगे बढ़िए फिर, ज्यामिति और क्षेत्रमिति सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बोलते हैं इसको, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट व्यापम पीएससी सभी के लिए। चलिए ज्यामिति और क्षेत्रमिति में देखिए क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आप रेखा और कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, इसमें पढ़ते हैं आप 2D आकृति पूरी, 2D आकृति, 2D आकृति में त्रिभुज पढ़ेंगे आप, ट्रायंगल, चतुर्भुज पढ़ेंगे आप, क्वाड्रिलेटरल, और वृत्त पढ़ेंगे आप मतलब सर्कल। इसके बाद 3D आकृति, 3D फिगर्स, 3D आकृति में सब कुछ पढ़ेंगे आप, घन, घनाभ,
बेलन, शंकु और गोला। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इसके बाद आप पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता जो सुने होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। उसके बाद विविध प्रश्न, जो बचे खुचे प्रश्न हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ये आपका है पूरा का पूरा सेक्शन ज्यामिति और क्षेत्रमिति का, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। रेखा और कोण मतलब लाइन एंड एंगल, 2D फिगर्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, 3D फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इतना समझ आ रहा है? मैराथन क्लास देखे थे क्या इसका? देखे थे क्या कुछ लोग? 11 घंटे का एक बिलासपुर से लिया था और 6.5 घंटे का यहाँ से लिया था। 17 साढ़े 17 घंटे का था वो। आप लोगों को क्या ऐप में डलवा दूंगा उसको मैं, हर बैच में आ जाएगा वो। एकदम आराम से पढ़ाया था 11 घंटे तक बिलासपुर में। करीबन 350-400 बच्चे बैठ के देखे थे उसको लगातार 11 घंटे तक बिलासपुर में। उसको एक रूम पूरा भरा था 250 बच्चों से, और एक रूम में 100-150 बच्चे अलग से स्क्रीन पे देख रहे थे। 11 घंटे लगातार, 11.5 घंटे चला था क्लास। उसमें एकदम आराम से एक पॉइंट व्यापम के सारे प्रश्न कराया था। उसके बाद 6-6.5 घंटे का मैराथन यहाँ से लिया था एक, अमीन पटवारी के पेपर के पहले, जिसमें पूरे थ्योरम्स बताया था उसमें। 17.5 घंटे में 3D पूरा बच गया था सोचो, और ये समरूपता बच गया था। इतना बच गया था सोचो 17.5 घंटे का होने के बाद। तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को, और ये बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके दिमाग में बनता है कि हाँ क्या हो रहा है। कि पॉइंट समझाया था, मतलब बच्चे वो 11 घंटे के वीडियोस को बार बार देख देख के ना वो रट लिए पूरा। त्रिभुज में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन से त्रिभुज में क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बुक से कभी पढ़ ही नहीं सकते आप इस सेक्शन को। इस सेक्शन को बुक से कभी नहीं पढ़ सकते। सहायक शिक्षक में ये नहीं पढ़ना है, सब इंस्पेक्टर प्री में ये नहीं पढ़ना है। समझ आ रहा है? ये देखिए, सब इंस्पेक्टर प्री में, सहायक शिक्षक में ये सब नहीं पढ़ना है। ये सब छोड़ना है आपको, एकदम बेसिक पढ़ना है। सब इंस्पेक्टर प्री में, सहायक शिक्षक में एकदम बेसिक, ये एकदम बेसिक। 3D में भी एकदम सिलेक्टेड, एकदम बेसिक जानकारी चाहिए सब इंस्पेक्टर प्री में और आपका सहायक शिक्षक में। लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं व्यापम के, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे अमीन पटवारी, पटवारी मंडी, पूरा पढ़ना है आपको पूरा। जैसे टेट के एग्जाम को देखना, पिछले बार के वर्ग 2 वाले में 30 प्रश्नों में आपके 10 प्रश्न आए थे इस पूरे सेगमेंट से। 10 प्रश्न 30 में से, और आते ही हैं। अभी अमीन पटवारी हुआ 5-6 प्रश्न आपको दिख गए होंगे इस पूरे सेगमेंट से, आते ही हैं प्रश्न यहाँ से। 20 में 4-5-6 प्रश्न दिखेंगे, 30 में 8-9 प्रश्न आपको दिखते हैं यहाँ से। आप टेट का पेपर उठा के देखना पिछले बार का, वर्ग 2 वाला 30 प्रश्न आता है मैथ्स का, उसमें से 10 प्रश्न आया था ये पूरे सेगमेंट से। और ये पढ़िए तो बनेगा, बुक से तो छोड़ ही दो कि बना पाओगे आप, क्योंकि बुक में कभी त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज हैं। विषम बाहु सुने हैं, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, ऐसे पूरे। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त में अर्धवृत्त, वृत्त, और उसके अलावा त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, सब पढ़ना होता है। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है ये सारे एग्जाम के लिए पढ़ना है। बस सब इंस्पेक्टर प्री और जो सहायक शिक्षक उसमें थोड़ा कम पढ़ना है। लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट सेक्शन ये है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं डीआई, आंकड़ों की व्याख्या बोलते हैं हिंदी में इसको, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, डीआई। अब इसमें आपके कुछ सेक्शन हैं, जैसे पाई चार्ट। पाई चार्ट हिंदी में, पाई चार्ट को वृत्त चित्र बोलते हैं, इंग्लिश नाम लिखा हो पाई चार्ट। दूसरा है दंड आलेख, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। तीसरा है लेखा चित्र, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। और चौथा है सारणीयन, इसको बोलते हैं आप टेबुलेशन। डीआई का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। समझ आ रहा है?
पाई चार्ट का मतलब ऐसा देखे होगे, सर्कल का सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, देखियो क्या ऐसा सर्कल का ऐसा सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। दंड आलेख बार ग्राफ में ऐसा देखे होगे, एक्स और वाई एक्सिस में इस प्रकार से दंड आलेख बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लेखा चित्र लाइन ग्राफ में आप देखे होंगे, इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सारणीयन टेबुलेशन में इस प्रकार से टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, वो पूरा आपको कवर करना बहुत आसान है। ये बहुत सिंपल सा सेगमेंट है, ये तो आराम से बनेगा आपसे, लेकिन ये एकदम गिने चुने एग्जाम्स में है। व्यापम का केवल वर्ग 2 का एग्जाम में है, ये केवल वर्ग 2 में व्यापम के एग्जाम को अगर देखेंगे तो केवल वर्ग 2 शिक्षक वालों को पढ़ना है, केवल शिक्षक, नामीन पटवारी ना पटवारी आरआई मंडी कोई नहीं, केवल व्यापम के एग्जाम्स में वर्ग 2 शिक्षक वालों को पढ़ना है, केवल शिक्षक वालों को। सब इंस्पेक्टर वाले अगर हैं तो प्री में नहीं पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। पीएससी के तो सारे एग्जाम्स में है, पीएससी का सिविल सर्विसेज का जो होता है आपका ये राज्य सेवा परीक्षा उसमें है, वनडे एग्जाम्स में है। व्यापम के एग्जाम्स अगर देख रहे हैं आप तो केवल और केवल वर्ग 2 शिक्षक में है, ये शिक्षक में, इसके अलावा ये सभी पढ़ना है। माध्य मतलब औसत ही होता है, लिख लेंगे शिक्षक वाले, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सब भी है वर्ग 2 में। माध्य मतलब मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये सब भी थोड़ा है, ये सब भी है थोड़ा, इतना पढ़ना है सोचो। शिक्षक वाले जो हैं, शिक्षक वाले एक और जोड़ लीजिए इसमें, गणित का शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथ्स, गणित का शिक्षण शास्त्र। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात ये थी कि पिछले बार एक भी प्रश्न आया था उधर से, ना सहायक शिक्षक में ना शिक्षक में। टेट में तो आता ही है लेकिन भर्ती परीक्षा में एक भी नहीं आया था पिछले बार। जोड़ लेंगे, गणित का शिक्षण शास्त्र का मतलब कि आप पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान लेके पढ़ेंगे तो मजा आएगा उसको पढ़ने में। समझ आ रहा है? गणित के अलग अलग नियम होते हैं, गणित सीखने की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, मतलब पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन गणित में उसको थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो गणित का शिक्षण शास्त्र, इसको भी जोड़ लेंगे, गणित का शिक्षण शास्त्र, ये केवल शिक्षक भर्ती वाले, वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों में। पेडागोजी ऑफ मैथ्स, पिछले बार एक भी नहीं आया था प्रश्न इधर से। सोचो इतना मैथ्स है, देख पा रहे हैं, इतना गणित पढ़ना है आपको, और बढ़ जाएगा वो सब डेट वगैरह, सब बैच में आ जाएगा। जो मैराथन लिया था ना वो सब बैच में आ जाएगा, बोल दिया उसको। यूट्यूब से हट गया होगा, वो यूट्यूब में नहीं दिख रहा होगा, वो डाउनलोड करके हर बैच में डाल देंगे उसको 1-2 दिन में। अभी बताइए कुछ डाउट है यहाँ तक तो, कुछ पूछना है तो, इतना मैथ्स है। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, बीच बीच में कुछ वीडियोस भी आप लोग के बैच में आते रहेगा, उनको भी देखना है, क्योंकि पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। बीच बीच में कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जैसे शुक्रवार शनिवार को मेरी क्लास यहाँ नहीं होती है तो उसके नाम के कुछ वीडियोस, जैसे 2 वीडियो 3 वीडियो मैं आपको दे के जाऊंगा, आपके ऐप में वो रहेगा, उसको देखना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? शुक्रवार शनिवार को मेरी क्लास बिलासपुर में रहती है तो 2 दिन के लिए मैं कुछ 2 वीडियो 3 वीडियो आपको दे करके जाऊंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे के, उनको देखना है आपको, नोट्स बनाना है, तब जाके सही समय पे कंप्लीट हो पाएगा ये। बाकी 2-2 घंटे की रेगुलर क्लास चलेगी मेरी मॉर्निंग में, वहां पे अभी नए वाले ब्रांच में 2-2 घंटे की क्लास चलती है रेगुलर, खत्म होने को आया है पूरा उसमें, तो 2-2 घंटे की रेगुलर क्लास चलाऊंगा इसमें। शुक्रवार शनिवार को मेरी क्लास नहीं होगी, उस दिन के लिए आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा वीडियोस का फोल्डर बनेगा आप लोग के ऐप में, मैथ्स वाले बैच में, वहां पर आप लोग को हर शुक्रवार शनिवार के नाम के 2 वीडियो 3 वीडियो मिलेंगे, उसको देख करके नोट्स बनाना है। कुछ और आने वाले समय में एक दो वीडियोस मिलते रहेंगे, वो सब देखेंगे तब जाके पूरा मैथ्स हो पाएगा। अब जो बोलते हैं कि हम 10 दिन में मैथ्स पढ़ा देंगे तो फिर पता नहीं क्या पढ़ाएंगे वो। आपको तो इतने टॉपिक्स को 10 दिन में कोई कैसे पढ़ा सकता है, 15 दिन में कोई कैसे पढ़ा सकता है, 30 दिन में पढ़ा के दिखाया तो भी मान जाऊंगा। 100 घंटा कम से कम लगता है, कम से कम बोल रहा हूँ, 100 घंटा, 100 घंटा सोचो, 17-18 घंटा में तो मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं पढ़ा पाता, और दूसरे कोचिंग वाले पूरा मैथ्स को पढ़ा देते हैं 15-20 घंटा में। कहां से बनेगा बताओ? ये फॉर्मेलिटी करोगे तो नहीं बनने वाला मैथ्स। फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ोगे कि बस पढ़ लिए हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, ताकि बस रहे मन में कि पढ़ लिए हैं, तो ऐसा पढ़ने से मतलब ही क्या है? जो आपको रिजल्ट में कुछ काम का नहीं आए, जो आपको परीक्षा में कोई काम का नहीं आए, तो वैसा पढ़ने का मतलब ही नहीं है।
थोड़ा समय दीजिए, 90 घंटे के आसपास, मतलब कि अभी दिसंबर में मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, मार्च तक लगातार क्लास मेरी चलती है तो मार्च एंड तक खत्म होगा ये पूरा। लगातार क्लास मेरी चलेगी 2-2 घंटे की, तो मार्च एंड तक खत्म होगा। और जिनका रीजनिंग है उसका जुगाड़ अलग से 1 घंटे का करूंगा मैं। रीजनिंग में इतना समय नहीं लगेगा, रीजनिंग में 40-50 घंटा लगता है, रीजनिंग में 40 से 50 घंटा। रीजनिंग देखे होगे, 6.5 घंटे का मैराथन देखे थे क्या मेरा? वो 6.5 घंटे का क्लास अगर देखोगे तो 17-18% तो वहीं से आ गए थे 20 में। रीजनिंग उतना समय नहीं लेगा, रीजनिंग में उतने चैप्टर भी नहीं है, तो रीजनिंग 40-50 घंटा लेता है और ये 100 घंटा कम से कम लगेगा आपका। तो यहाँ से लेके मार्च एंड तक खत्म होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मार्च एंड तक। लेकिन एक बार पढ़ के बैठ जाएंगे तो बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार प्रॉपर नोट्स बना के बैठ जाइए, सारे एग्जाम्स में काम आएगा। व्यापम के एग्जाम्स दीजिए, आप पीएससी के एग्जाम्स दीजिए, सारे एग्जाम्स में काम आएगा। अब आप बोलेंगे टेट के पहले खत्म कर दो, तो मेरे से तो नहीं होगा ये, कि टेट के पहले हमारा खत्म कर दो, कि हमारे प्री से पहले हमारा खत्म कर दो, तो संभव ही नहीं है। कैसे खत्म होगा आप खुद बताओ ना, इतने टॉपिक्स को आप खुद बताओ, एक दिन में एक टॉपिक भी लोगे तो भी आपका 50 दिन लग जा रहा है, जबकि एक दिन में एक चैप्टर तो संभव ही नहीं हो पाना। 3-3 दिन तो मान के चलो, 4-4 दिन तो मान के चलो, एक-एक चैप्टर में लगेगा आपको, कहाँ से खत्म होगा सोचो ना यार। 30 चैप्टर तो लिख दिया मैं आपके सामने, 20 ये हो गए, देखो ये हो गया करीबन 6, ये हो गया आपके 4, इधर 30 चैप्टर तो आपके सामने लिख दिया हूँ। पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम के साथ बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि 1.5 महीना से मैथ्स ही पढ़ रहे हो, 1.5 महीना छोड़ो, बच्चे 1.5 साल से भी मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। मैथ्स बैकग्राउंड वाले कितने हो इसमें? 11-12 जो मैथ्स से पढ़े हैं, ठीक, इतने ही हो बस, ठीक है। चलो थोड़ा रेगुलर अटेंड करना क्लास को, बनेगा मैथ्स, बस रेगुलर करना, क्लास छोड़ोगे तो नहीं बनेगा आपसे। रेगुलर अगर क्लास को अटेंड कर रहे हो, और जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो लाइव क्लास घर से देख के आ रहे हैं, ऐप में तो दिख ही जाएगा लाइव क्लास आपको, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा ही, वो देख के आना, नोट्स प्रॉपर बनाना। बहुत ज्यादा होशियारी दिखाओगे कि मेरे से बनता है ये, बनता है वो, नोट्स नहीं बनाओगे, बस बिना ऐसा क्वेश्चन लिखे आंसर देने का कोशिश करोगे, तो ये आगे जाके बहुत आपके लिए खतरनाक रहेगा। समझ आ रहा है? आंसर कोई भी बच्चा दे सकता है बिना लिखे, लेकिन समझदारी नहीं है। थोड़ा सा संयम बना के क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि वो किसी एक लेक्चर को पढ़ लोगे तो वो एग्जाम नहीं निकलवाएगा आपका, वो पूरा का पूरा जब 30 चैप्टर हो जाएगा ना, तो अब समझ में आएगा कि पुराना तो सब गोल हो चुका है, अभी नया नया वाला बस याद है, पुराना पूरा गोल हो गया हमारा। फिर एग्जाम में जब बैठोगे तो मैथ्स के साथ रीजनिंग भी आ रहा है, जीएस भी आ रहा है, लैंग्वेज भी आ रहा है, कंप्यूटर भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है, तब तो नया वाला भी गोल हो जाएगा आपका। यही समस्या है सरकारी नौकरी के साथ में, यही तो सरकारी नौकरी की समस्या है। पर्टिकुलर आज मैं पढ़ाऊंगा, देखना लगेगा अरे ये है क्या, तो वो ये नहीं है, बस वो ये है कि 30 चैप्टर जब एक साथ हो गए पूरे कंप्लीट आपके, तो पुराना कितना बन रहा है, नया कितना बन रहा है, कितने कंसेप्ट याद हैं, कितनी प्रैक्टिस हुई है, वो मैटर करेगा। तो वहां पर नोट्स आपका हेल्प करेगा। फटाफट नोट्स को पलटा पलटा के आप रिवीजन कर रहे हैं, बार बार करो, एक ही चीज को बार बार करो, रटा जाए जब तक मैथ्स, तब तक पढ़ते रहो नोट्स को। नोट्स और प्रैक्टिस शीट को लेके चलोगे ना, तो उससे बाहर नहीं मिलेगा। आरक्षक का एग्जाम दिए थे मैं, तो 6-7 दिन क्लास लिया था, बोला था यहीं से आएगा, 2-2 घंटे का वहीं से पूरा आया था 6-7 दिन की क्लास में। तो नोट्स से बाहर नहीं आएगा, अगर आप पूरा नोट्स बना के बैठोगे तो नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो अभी वार्डन का एग्जाम हुआ था पिछले बार, 1 महीने का क्लास लिया था बस कुछ बच्चों का, 23 प्रश्न आए थे 25 में से वार्डन के एग्जाम में। वार्डन में 100 में 25 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, 23 प्रश्न आए थे क्लास नोट से, और 2 जो आए थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आ गए थे, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको बाद में विलोपित कर दिया था फिर वो। तो नोट्स बना के चलेंगे, थोड़ा सा संयम बना के चलेंगे, तो पूरा सीख के जाएंगे। हड़बड़ी करेंगे, कितना बड़ा गणित कोई 15 दिन में खत्म कर दे, तो खत्म करने वाले खत्म कर देंगे, मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे से फॉर्मेलिटी हो नहीं पाएगा कि बस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आराम से ही पढ़ा पाऊंगा मैं। ऐसा हड़बड़ी नहीं हो पाता मेरे से कि 15 दिन में खत्म कर दूं मैं। इसलिए कभी क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया ही नहीं है उड़ान में, कभी नहीं पढ़ाया कि 15 दिन में खत्म करने वाला कोई बात आई तो मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है वो, क्योंकि संभव ही नहीं सिखा पाना यहाँ के बच्चों को कि 15 दिन में मैथ सिखा पाओ। कहीं के बच्चों को संभव नहीं है कि 15 दिन में आप मैथ सिखा पाओगे पूरा। और एग्जाम में जब एक साथ सब आ जाएगा ना, तो वहां पे कुछ याद नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहा प्रॉपर आराम से पढ़ना, क्वेश्चंस को पूरा लिखना, आराम से समय लेना, क्लास में आंसर देने के पीछे ज्यादा मत जाना, क्लास में सीखने के पीछे ज्यादा जाना। आंसर देने के पीछे एग्जाम में जाना, यहाँ सीखने के पीछे थोड़ा चलना, कि सीख के जाना है। कंसेप्ट वगैरह पूरे सीखेंगे, कहीं पे आपको रटा हुआ महसूस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट क्लास में नहीं करा पाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग दूंगा यार, ध्यान रखिएगा उमेश, जो आप बोल रहे हैं पूरा मैं क्लास में करा ही नहीं पाऊंगा।
इसलिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं देखेंगे तो फिर कहीं और देख लीजिए कोचिंग, नहीं हो पाएगा मेरे से, समझ आ रहा है। रिकॉर्डिंग्स तो मैं दूंगा ही, पूरा तो मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। करीबन आपको 20 25 30 लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे पूरा खत्म होते तक, लेकिन वो समझ में आएंगे, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे ही कोचिंग के रिकॉर्डिंग्स है, मेरे ही दूसरे बैच में पढ़ाई हुई रिकॉर्डिंग्स है, तो होगा वो तभी हो पाएगा। दूसरे जगह जाके देख लो, 15 दिन में खत्म कर लेना, फिर एग्जाम में खुद खत्म हो जाओगे, एग्जाम में फिर खुद खत्म हो जाओगे। और कोई पर्टिकुलर एक आध टॉपिक अगर छूट गया उसको पढ़ लो, क्या ही है। आप दूसरे कोचिंग में जाके देखो, हाँ सिलेबस कितना होता है, क्या कराते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि पूरा मैथ्स पढ़ा दोगे, एक टॉपिक भी छूट गया कि लाभ हानि में वो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में छुड़वा दिया था उस समय, तो उस चीज को बोलेंगे कि वो छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है। अबे खुद से पढ़ लो उसको यार, पूरा लाभ हानि सीख गए, वो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बस मेरे मुंह से निकल गया था कि उसको बाद में करा दूंगा, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस। अब वो उनको लग रहा है कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन पूरा एक चैप्टर है। अरे वो लाभ हानि आपने सीख लिया है, तो लाभ हानि के क्वेश्चंस उसको कर लो आप खुद से, समझ आ रहा है। तो पूरा तो मैं क्लास में करा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना सारा है, बहुत समय लगता है। 15-20 लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिलेंगे, वो वहां पे रिकॉर्डिंग्स आपको देखना पड़ेगा, लेकिन समझ में पूरा आएगा रिकॉर्डिंग्स में भी। 15-20 लेक्चर साथ साथ चलते चलते रिकॉर्डिंग्स अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आप लोग को। शुक्रवार शनिवार के नाम का रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा ही। चलिए हेडिंग डालिए, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या। संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या। कहीं देखना डेमो इतना चैप्टर आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर पढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए बताएंगे नहीं इतना चैप्टर, कितना सारा पढ़ना होता है गणित में। ज्योमेट्री मेंसुरेशन को 5-4 घंटे नहीं पढ़ाते हैं, समझ आ रहा है। तो जो पढ़ेंगे थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या। ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला डलवा दूंगा, बोल रहा हूं, मैराथन क्लास डलवा दूंगा, बार बार एक ही चीज को कमेंट मत करो, डलवा दूंगा बोल रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें अपन कवर करेंगे संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है। इसके बाद अपन देखेंगे इस पे जितने भी प्रश्न बनेंगे, ये पहले अपन सेक्शन खत्म करेंगे। चलिए, संख्या की परिभाषा लिखिए, फिर थोड़े नए प्रश्न भी मिलेंगे आपको, जो पढ़ चुके हैं थोड़ा मोड़ा अपडेशन के साथ में देखना चीजें मिलेंगी आपको। चलिए, संख्या की परिभाषा लिखिए। लिखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा मैं, जो भी इंग्लिश वाले होंगे। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। Numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. Which are used for measuring, counting, etc. Numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. देखो, कुछ खास ऐसी परिभाषा नहीं है ये संख्या की, अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपको दिख जाएंगी, तो कोई एक स्टैंडर्ड परिभाषा इसकी है नहीं। ये परिभाषा लिखवाने के पीछे का कारण क्या है, ये दो वर्ड्स जो आप देख पा रहे हैं, मापना और गिनना, इसको लेकर के एक प्रश्न व्यापम में आ चुका है। वो प्रश्न तभी बनता आपसे जब आपको मापने और गिनने में गणितीय अंतर पता होता। अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, शायद सहकारिता का जो अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था वहां पर आया था प्रश्न, और अभी के पैटर्न का ही प्रश्न था। वो प्रश्न आपसे तभी बनता जब मापने और गिनने में आपको मैथमेटिकल डिफरेंस पता होता, गणितीय अंतर पता होता दोनों में, इन दोनों शब्दों में। परिभाषा काम की नहीं है, ये दो शब्द काम के, इसीलिए मैंने ये आपको परिभाषा बताई है। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हैं। अब यहां पर मापने का मतलब क्या समझ आ रहा है, मेजरमेंट का मतलब क्या, मापने का मतलब क्या समझ आ रहा है। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं बोल रहा मैं, मापने का मतलब क्या समझ आ रहा है।
अरे मापने का मतलब क्या क्या? अरे मापने का मतलब हाइट को माप लो यार अपना। एसआई वालों का तो शारीरिक नाप जोख भी होता है ना, शारीरिक नाप जोख होता है ना, उसी का तो वेट कर रहे हैं कब होगा वो, तो वही तो मेजरमेंट है। शारीरिक नाप जोख का मतलब ही तो मेजरमेंट ही हो रहा है, हाइट मापते हैं, चेस्ट मापते हैं, सब तो मेजरमेंट ही हो रहा है उसमें। मापने का मतलब क्या, जैसे मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं, मान लो मेरी हाइट 173.5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा मापना। जैसे मेरा वेट मान लो 72.8 केजी है, तो ये क्या हो जाएगा मापना। जैसे दूध की मात्रा 2 लीटर, चावल की मात्रा 2.5 केजी, रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस 120 किलोमीटर, तो ये सब क्या हो जाएगा मापना। समझ आ रहा है, हाइट को माप लो, वेट को माप लो, डिस्टेंस को माप लो, क्वांटिटी को माप लो, तो ये सब क्या बताएगा मापने को। समझ आ रहा है। गिनने का मतलब क्या समझ आता है, गिनने का मतलब जैसे वस्तुओं को गिनना स्टार्ट कर दो, मैं बोला चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दो आप, विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट कर दो, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, पंखों की संख्या, ट्यूबलाइट्स कितनी लगी उनकी संख्या, तो किसी भी वस्तु को चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उनको गिनना, उसी को बोलेंगे गिनना। तो मापने का मतलब हाइट माप लो, वेट माप लो, डिस्टेंस माप लो, क्वांटिटी माप लो, ये सब मेजरमेंट मापने के अंतर्गत आ जाएगा। गिनने का मतलब आप वस्तुओं को गिनेंगे, चेयर्स को, लड़कों को, लड़कियों को, पंखों को, कोई भी वस्तु को गिनना, उसी को आप क्या बोलेंगे गिनना। अब गणितीय अंतर क्या होता है ध्यान से समझना, यही प्रश्न आया था, गणितीय अंतर क्या होता है ध्यान से समझना। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ये कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिखा, दशमलव वाली संख्याएं हैं, क्या कहलाती हैं आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए समझो ये कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिखा हूं, ये दशमलव वाली संख्याएं मैं आपके सामने लिखा हूं, डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्या, आगे जाके बताऊंगा इनको शांत दशमलव बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, पर इनमें संख्या का ही पार्ट होता है, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ संख्याएं मैं आपके सामने लिखा हूं, ये जो संख्याएं आप देख पा रहे हैं, इन संख्याओं का यूज आप मापने में तो कर लेंगे, लेकिन इन संख्याओं का यूज आप गिनने में नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है, करके देखो एक बार। जैसे मैं बोला कि 2.5 केजी चावल, बोल सकता हूं ना, होता है ना, व्यवहारिक जीवन से जोड़ो उसको। 2.5 केजी चावल ऐसा बोलते हैं ना, 2.5 लीटर दूध ऐसा बोलते हैं ना, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसा बोलते हैं आप। जैसे इसका लेंथ कितना है मैं बोल दूंगा 3.24 सेंटीमीटर, बोलते हैं ऐसा। तो मापने में ऐसे नंबर्स का उपयोग हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसे नंबर्स का उपयोग आप गिनने में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। गिन के देखो, 1 2 ढाई ऐसा गिनते हैं क्या, चेयर्स को गिनने बोला मैं तो ऐसा गिनेंगे क्या, 1 2 ढाई 3 साढ़े 3 पौने 4 ऐसा गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। लड़कों की संख्या को गिनने बोला 1 2 3 4 ऐसा गिनते हैं ना, 1 2 ढाई 3 3.24 ऐसा गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यही गणितीय अंतर है। इन नंबर्स का उपयोग मापने में हो जाएगा, लेकिन गिनने में नहीं होगा। गिनने में कैसे नंबर्स का उपयोग होगा, गिनने में इस प्रकार के नंबर्स का उपयोग होगा। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये गिनने में काम आएंगे, साथ ही साथ मापने में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं, ये केवल और केवल मापने में काम में आएंगे, गिनने में नहीं आएंगे। ये गणितीय अंतर है, इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल में व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था। यही सब जानकारियां थोड़ी सी इकट्ठी करनी है आपको, समझ आ रहा है। गणितीय जो शब्द आएंगे, उन शब्दों के मतलब जानने होंगे, तब वर्तमान का जो पैटर्न है वो आपसे बनेगा। कराऊंगा प्रश्न, वो प्रश्न कराऊंगा, यहां पे कराऊंगा मैं प्रश्न को। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का यूज मापने में तो हो जाएगा, गिनने में नहीं होगा। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, इनका यूज मापने में और गिनने में दोनों में होगा। नोट कर लीजिए, यहां तक बन जाएगा। प्रश्न जो था वो कराऊंगा मैं, जो प्रश्न था वो कराऊंगा। ये डिफरेंस को लेकर के प्रश्न आया था। जो अभी वर्तमान में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए, उन सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं, उन सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। यही सब वर्ड्स को लेकर के प्रश्न बनते हैं आजकल। जैसे अभी देखना, आरक्षक में, नगर सैनिक में भी जो प्रश्न आए हैं, कुछ कुछ प्रश्न कथन कारण वाले, कथन व्याख्या वाले आए हैं, वो सब कराऊंगा, साथ साथ में कराऊंगा सारे प्रश्नों को। बन जाएगा, लिख लिया यहां तक। चलिए
मेन अब लिखिए संख्या का वर्गीकरण। देखना बहुत सारी संख्याएं बताऊंगा अभी। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सारी प्रकार की संख्याएं देखना लिखूंगा अभी मैं, कौन किसके अंतर्गत बैठती है। संख्या का वर्गीकरण देखना आप। संख्या के वर्गीकरण में संख्या को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। संख्या मतलब नंबर, इसको मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। दो प्रकार की संख्याएं मुख्यतः होंगी। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, रियल एंड इमेजिनरी। देखना सारा कुछ बताऊंगा अभी, कितने सारे नंबर्स अपन आगे चल के पढ़ेंगे, वो सारा कुछ बताऊंगा कौन किसके अंतर्गत आता है। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक लिखा मैं वास्तविक और दूसरी मैं लिखा काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या किसी भी एग्जाम में आपको दिखाई नहीं देगा। जितने एग्जाम्स की चर्चा में किया था शुरुआत में, किसी भी एग्जाम्स में आपको काल्पनिक संख्या दिखाई नहीं देगा। काल्पनिक संख्या आपको दिखाई देगा वर्ग 1 में, व्याख्याता लेक्चरर का एग्जाम जब देंगे वहां पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर गणित विषय से जब आप व्याख्याता का एग्जाम देंगे तो 11th 12th का पूरा गणित आता है उसमें। तो 11th में पढ़ते हैं आप काल्पनिक संख्या को। तो जितने एग्जाम्स की चर्चा में शुरुआत में किया था उनमें से किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या दिखाई नहीं देगा। बस पहचान के लिए समझ लो कि काल्पनिक संख्या कैसी दिखती है। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, बस पहचान के लिए ऐसा जान लो, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को आप काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ऐसी कोई भी संख्या आपको आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगी, किसी भी एग्जाम में नहीं है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, वर्गमूल -5, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहर में होगा तो काल्पनिक नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना आप, ये काल्पनिक नहीं है। नंबर तो √2 है ना, ये तो बस बता रहा है कि नंबर कैसा है, नेगेटिव। वर्गमूल के अंदर बोल रहा हूं मैं, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई नंबर है तो ऐसा नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। ऐसा कोई भी नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देगा आपको आपके सिलेबस में। वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, बहुत सारा पढ़ने को है। अगर जो 11th 12th पढ़े होंगे गणित विषय से, उनको याद आ रहा होगा, इनको आई के रूप में लिखते हैं, जहां पे आई को बोलते हैं आयोटा या इमेजिनरी नंबर। तो इनको आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने का मतलब नहीं है। बस जानकारी के लिए इतना याद रखिए कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कैसी दिखती है। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को आप काल्पनिक संख्या बोलेंगे। कोई भी नंबर इस प्रकार का आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगा। देखना, वर्गमूल 2 को काल्पनिक नहीं बोलना है, -2 को काल्पनिक नहीं बोलना है। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्या बनी, ये संख्या कहलाएगी काल्पनिक। आपके सिलेबस में जो है आपको जो पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को क्लासिफाई करेंगे तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। पूरा क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं मैं। ये √4 से 2 निकल जाएगा क्या जो बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो अगर √4 से आप अगर इसको ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन ये सब पढ़ने का मतलब नहीं है, इसको आप ऐसा लिख सकते थे। ये देखो ऐसा, रूट के अंदर 4 इंटू रूट के अंदर कितना -1। अब √4 कितना होता है 2, और √-1 को क्या लिखेंगे i। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2i। तो अल्टीमेटली काल्पनिक ही होगा ये।
समझ आ रहा है? अल्टीमेटली काल्पनिक ही होगा। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या अगर है, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो वो काल्पनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि सर वर्गमूल के अंदर -9 है तो 9 का तो 3 होता है, तो ठीक है ना, रूट के अंदर 9 रखो, रूट के अंदर -1 रख दो, ये 3 हो गया, और ये कितना आई। तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो वो काल्पनिक ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो अभी बस जानकारी के लिए समझो, ये सब पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं ये सब। तो अभी बस इतना समझो कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या है तो वो काल्पनिक कहलाएगा। उसको छोड़ दो, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो टाइप का, परिमेय और अपरिमेय। अब एक बात यहाँ पे समझना, मैंने बोला ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक संख्या। आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आपके सामने आया, ध्यान से समझना, आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई आई, या तो वो परिमेय होगी या तो वो क्या होगी? अपरिमेय। समझ पा रहे हैं? मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबस में दो ही संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबस में दो ही संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, केवल दो ही संख्याएं। क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। कहने का मतलब आपके सिलेबस में जो भी संख्या आपके सामने आई, या तो वो परिमेय होगी या तो वो अपरिमेय होगी। 99.9% संख्याएं जो आपके सिलेबस में आपके सामने आएंगी वो क्या होंगी? परिमेय। 99.9% बोल रहा हूं, जो संख्याएं यूज करेंगे आप, वो सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय होंगी। अब आगे क्लासिफिकेशन देखो, आगे जाके बताऊंगा परिमेय संख्या क्या होती है। नगर सैनिक में पूछा भी था परिमेय संख्या का प्रश्न एक। अभी जो सहकारिता का एग्जाम हुआ था, अपेक्स बैंक वाला, वहां पे भी परिमेय संख्या का प्रश्न बना था। कराऊंगा, एक परिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर क्या आएगा, दो परिमेय को गुणा करने पर क्या आएगा, ऐसे भरपूर प्रश्न पूछे गए हैं। पटवारी 2022 का पेपर देखना, उसमें पूछा गया था दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा। पीएससी का जो एक एग्जाम हुआ था आरटीओ का, परिवहन विभाग का, उसमें पूछा गया था एक नॉन जीरो, गैर शून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आएगा। सहकारिता का जो एग्जाम हुआ था अभी, अपेक्स बैंक का, अभी हाल फिलहाल का एग्जाम बता रहा हूं, इसमें बोला गया था कि एक परिमेय संख्या, सॉरी एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आएगा। भरपूर प्रश्न आए हैं ऐसे, तो सब कुछ सीखेंगे आगे चल के अपन। यही सब प्रश्न आ रहे हैं आजकल, यही सब थोड़े पैटर्न को बदल दिए हैं लोगों के हिसाब से, लेकिन थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाएंगे तो ये सब प्रश्न बनेंगे आपसे। तो परिमेय संख्या को जब आगे क्लासिफाई करेंगे तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की होगी। पहले तो एक प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होगी पूर्णांक संख्या। तीसरी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरी होती है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, एक होती है समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। समप्राकृत और विषम प्राकृत संख्या, इतना क्लासिफिकेशन लिखिए पहले, इसी में कुछ और संख्या जोड़ने वाला हूं इसी क्लासिफिकेशन में, इतना लिखिए पहले। ये लिखने का काम है पूरा, समझाने लायक अभी कुछ है नहीं, ये लिखने वाला ही काम है पूरा। लिखे यहां तक?
इतना संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, इन सबको तो पढ़ना ही है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, कराऊंगा। सम विषम संख्याओं को लेकर के प्रश्न बनते हैं, जैसे 2019 का पेपर देखिएगा शिक्षक भर्ती का, वहां पर सम संख्या विषम संख्या को लेकर स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना है। पटवारी का पेपर देखिएगा, उसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को लेकर प्रश्न बना है। अभी हाल फिलहाल में परिमेय अपरिमेय को लेकर प्रश्न बना है। नगर सैनिक का जो पेपर हुआ था उसमें परिमेय संख्या की परिभाषा को लेकर के प्रश्न बना था। तो ये जो संख्याएं हैं, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते ही रहते हैं। इसी में अब देखना, और भी लिखवा रहा हूं संख्याएं, ध्यान से समझना। इसी में देखिएगा आप, इसी में परिमेय संख्या का एक पार्ट और होता है, परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है एक भिन्न संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। भिन्न संख्या का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। उचित भिन्न, यहां से टेट में प्रश्न आया है, देखना। प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भिन्न संख्या को 4 प्रकार से बांटा, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा भिन्न संख्या, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा भिन्न संख्या। 4 प्रकार से बांटा, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य, 4 प्रकार से। भिन्न संख्या के ही 2 प्रकार और होंगे जो कि अलग क्लासिफिकेशन कहलाता है। ऐसा सिलेबस में देखे होंगे, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा होता है साधारण भिन्न। ये भी भिन्न संख्या का ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन दूसरे तरीके का। इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। तो भिन्न संख्या का 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया। पहला क्लासिफिकेशन जब किया तो इसमें 4 प्रकार की भिन्न संख्याएं लिखा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और तुल्य भिन्न। दूसरा क्लासिफिकेशन किया तो इसमें लिखा दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। लिखे यहां तक। अब प्राकृत संख्या का एक और क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें 2 प्रकार की प्राकृत संख्याएं और आएंगी। एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, बहुत काम का है ये। और दूसरा होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा ये, जिसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर और भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट। प्राकृत संख्या के 2 पार्ट किया मैं, अभाज्य और भाज्य। बहुत काम का है अभाज्य और भाज्य, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट। लिखे यहां तक पूरा, लिख लिया यहां तक, फटाफट देख लीजिए एक बार। संख्याएं 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को छोड़ दीजिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपके सिलेबस में 2 ही संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय, और कोई नहीं है, बस 2 ही संख्याएं, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, रैशनल एंड इरैशनल। अब जितना भी लिखा हूं ये सब रैशनल का ही पार्ट है, समझ आ रहा है। अपरिमेय को छोड़ दीजिए, इरेशनल को छोड़ दीजिए, जितना भी लिखा हूं, ये देखिए जितना भी ये लिखा हूं मैं, ये जितना भी लिखा हूं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय के अंतर्गत ही आएगा। तो परिमेय का क्लासिफिकेशन किया मैं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में। प्राकृत सम और विषम, अभाज्य और भाज्य, पूर्णांक ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। परिमेय संख्या के अंतर्गत एक और संख्या आएगी जिसको बोलेंगे भिन्न संख्या। इसमें दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, 2 प्रकार से बांटा। इसके बाद 4 प्रकार से बांटा, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। समझ आया यहां तक। अब दशमलव वाली संख्या का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं। दशमलव वाली संख्या है 2 ही संख्याएं, ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय।
कोई भी संख्या लिख दूं मैं मोटे मोटे तौर पे, या तो वो परिमेय या तो अपरिमेय। लेकिन परिमेय के अंतर्गत अलग अलग नाम, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, समझ आ रहा है, भाज्य, भाज्य, भिन्न, भिन्न में अलग अलग नाम, उचित, अनुचित, मिश्रित, तुल्य, साधारण, दशमलव, है मोटे मोटे तौर पे परिमेय और अपरिमेय। कोई भी संख्या मैं लिख दूं, या कोई भी संख्या आपके बुक में लिखी है, या तो वो परिमेय या तो वो अपरिमेय। समझ आ रहा है। लेकिन अब परिमेय के अंतर्गत बहुत सारे नाम हो जाएंगे ना यार। परिमेय के अंतर्गत प्राकृत भी आ जाता है, पूर्ण आता है, पूर्णांक आता है, अब प्राकृत में सम और विषम आता है, पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक आता है, प्राकृत में अभाज्य और भाज्य आता है। परिमेय का ही एक और प्रकार है भिन्न संख्या, परिमेय के अंतर्गत ही आएगा भिन्न संख्या, जिसमें उचित, अनुचित, मिश्रित, तुल्य, साधारण, दशमलव, ये सब आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो जितनी भी संख्या में लिखा उन्हें देखिए, जितनी भी संख्या में लिखा हुआ देखिए, ये जितनी भी संख्या में लिखा हुआ इधर ये देखिए, ये जितनी भी संख्या में लिखा हुआ ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या। इसीलिए बोला था 99.9% संख्याएं जो आपको मिलेंगी वो क्या होंगी? परिमेय होंगी। इन सब का एक एक पूरा डेफिनेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक बार मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याएं दो प्रकार की, एक होता है शांत, या इसी को बोलते हैं परिमित दशमलव। पढ़ाऊंगा ये सब क्या होता है, बस अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि ये सब आगे जाके अपन पढ़ेंगे। शांत या परिमित दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। दूसरा होता है अशांत या अपरिमित दशमलव, अशांत या अपरिमित दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट डेसिमल। टर्मिनेटिंग या फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका दशमलव वाली संख्या का क्लासिफिकेशन है, शांत और अशांत, अशांत में आवर्ती और अनावर्ती। अब देखो मैंने क्या बताया था, मोटे मोटे तौर पे संख्या दो ही, परिमेय और अपरिमेय। तो ये जो है ना, ये परिमेय का ही पार्ट है, ये जो है ये परिमेय का ही पार्ट है, रैशनल का। इसमें ये वाला परिमेय का ही पार्ट है, और ये वाला जो है ये अपरिमेय का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इतनी संख्याओं को अपन डील करने वाले हैं, इतनी संख्याएं हैं जो अपन डील करेंगे। मैं बोला हूं संख्याएं दो ही, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो ये वाला पूरा पार्ट परिमेय का रहेगा, ये भी पूरा परिमेय का है, और ये अपरिमेय का है। बताइए। हाँ, अपरिमेय का मतलब ही वही होता है जिसको P बटे Q में आप ना लिख पाए। अपरिमेय का मतलब ही वही जिसको P बटे Q में आप ना लिख पाए। समझ आ रहा है? तो बताऊंगा आगे चल के, इनको P बटे Q में नहीं लिख सकते, बताऊंगा आगे चल के। शांत का मतलब बताऊंगा, जैसे 2.5 क्या है? शांत। दशमलव में क्या है? शांत। शांत हो गया, देखो शांत है, शांत हो गया। देखो शांत का मतलब दशमलव के बाद शांत हो जाए, खत्म हो जाए। इंग्लिश में देखो ना, टर्मिनेटिंग, दशमलव के बाद शांत हो जाए कहीं ना कहीं जाके, तो उसको क्या बोलेंगे? शांत। जैसे 3.25 को क्या बोलेंगे? शांत की अशांत? क्या? शांत ना, शांत हो जाए, दशमलव के बाद जाके कहीं ना कहीं शांत हो जाए। कहां जाके शांत हो? कहीं भी जाके शांत हो, होना चाहिए उसको। जैसे 6.25324 क्या है? शांत। अशांत का मतलब क्या? अशांत का मतलब जैसे 2.33333 चलते रहेगा चलते रहेगा,
कभी खत्म ही नहीं होगा, ये अशांत हो गया। जैसे √2 का वैल्यू 1.41421356 अलग अलग अंक आ रहे हैं, कितने अंक आएंगे, खत्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। तो ये दोनों ही क्या है, अशांत। रिपीटेशन के साथ अगर अशांत हुआ तो क्या बोलेंगे, आवर्ती, और विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो क्या बोलेंगे, अनावर्ती। पढ़ाऊंगा ये सब आगे चल के, समझ आ रहा है। अशांत में रिपीटेशन के साथ अगर अशांत है तो आवर्ती बोलूंगा, और बिना रिपीटेशन, देखो ना, बिना रिपीटेशन का मतलब अलग अलग अंक आ रहे हैं, कितने अंक, अनंत, अलग अलग अंक, और कितने अंक, अनंत। तो विदाउट रिपीटेशन अशांत है तो क्या बोलूंगा, अनावर्ती। पढ़ाऊंगा। इसी कारण से तो √2 को p/q में आप नहीं लिख पाते हैं, ये सारी बातें समझाऊंगा। इसी वजह से √2 को p/q में अपन नहीं लिख सकते। तो देखा जाए तो परिमेय और अपरिमेय का हिस्सा है, ये अलग थोड़ी है। परिमेय और अपरिमेय का हिस्सा है। ये 2.5 परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका p/q संभव है। तो परिमेय संख्या का ही ये कहीं ना कहीं आगे रूप है। ये भी परिमेय संख्या का ही बताऊंगा, और ये अपरिमेय संख्या। तो ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक एक करके सारी परिभाषाएं लिखेंगे अपन कल से। यहां तक समझ आया पूरा। कल से रेगुलर क्लास लगेगी, ध्यान रखिएगा, सोमवार से गुरुवार तक। शुक्रवार शनिवार का काम देके जाऊंगा मैं पहले से ही, आप लोगों के ऐप में रहेगा वो। संडे को देखूंगा, जब फ्री रहूंगा तो क्लास कभी होगा कभी नहीं होगा। तो शुक्रवार शनिवार का क्लास नहीं रहेगा, उसका काम देके जाऊंगा आप लोगों को। वो आप लोग के ऐप में आ जाएगा, वो 2 वीडियो डाल के जाऊंगा मैं, 1.5 घंटे 2 घंटे के, उसको देख के नोट्स बनाएंगे आप। जहां तक पढ़ाया रहूंगा उसी के जस्ट आगे का रहेगा वो। यहां तक समझ आया। अब इसमें एक एक करके सारी संख्याओं को पढ़ाऊंगा, देखना बहुत सारे प्रश्न आएंगे। परिमेय संख्या को डिटेल में समझना होगा आपको, अपरिमेय संख्या को डिटेल में समझना होगा। जैसे बच्चे बस ये जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय। इनका कारण समझेंगे अपन, क्यों ये अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब जिनको p/q में आप नहीं लिख पाए, वही क्या है, अपरिमेय। लेकिन क्यों इसको p/q में नहीं लिख सकते, क्यों इसको p/q में नहीं लिख सकते। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है सर, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का देखेंगे तो ऐसा होता है 3.14159, अलग अलग अंक आते हैं, अलग अलग अंक। ये सारी बातें समझाऊंगा, क्लास को मत छोड़ना, तभी चीजें समझ में आएंगी। और पिछले बार का टेट का पेपर भी देखोगे तो एक प्रश्न आया था, वर्ग 2 में बोल रहा हूँ, 4 संख्याएं दिया था, सीजी व्यापम का ही प्रश्न था। 4 संख्याएं आपको दिया था और बोला था इन चारों को पढ़ने का क्रम क्या होगा। इन चारों को अगर सीक्वेंस से जमाएं, अगर आपको संख्या पद्धति सीखना है तो इन चारों को किस क्रम में पढ़ेंगे आप, पहले क्या पढ़ोगे, उसके बाद कौन सी संख्या पढ़ोगे, उसके बाद कौन सी संख्या पढ़ोगे, उसके बाद कौन सी संख्या पढ़ोगे। तो सारे प्रश्न कराऊंगा, व्यापम के पुराने प्रश्न, नए प्रश्न, पीएससी के प्रश्न, सेंट्रल के प्रश्न आए हुए हैं। जैसे सेंट्रल का एक प्रश्न था कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या होता है, सीटेट में पूछा था ये प्रश्न। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को p/q में लिखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। फिर तो सब कुछ पढ़ेंगे, देखना करीबन 2-2 घंटे 4-4 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। डेली 2-2 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा में ज्यादा कुछ खिंचा नहीं पाता, इसलिए 2-2 घंटे की क्लास रखा हुई है। मार्च तक रेगुलर चलेगी क्लास, ध्यान रखिएगा, ये मार्च तक पूरा रेगुलर चलेगी, क्लास टूटेगी नहीं बीच में। अब यही कर रहा हूं मैं, 2 घंटे में सारे बैचेस को मिला के ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना तो एक ही चीज है, देखो कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स मतलब तो मैथ्स ही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि परिमेय संख्या इस एग्जाम के लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या ही रहेगा, उसका बेस जो है तो वही रहेगा। और पूरा पढ़ना है आपको मैथ्स, किसी भी एग्जाम में जाओ मैथ्स को तो पूरा ही पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। तो अब वही पॉलिसी बनवाया हूँ कि 2-2 घंटे सारे बैचेस एक साथ, इस ब्रांच के 2 घंटे पढ़ो, उस ब्रांच के 2 घंटे, उस ब्रांच के 2 घंटे, ऐसे 2-2 घंटे हर ब्रांच के बैचेस मेरे को दे दो। रेगुलर क्लास लगाओ, 3 महीना लगातार क्लास चलाओ, खत्म हो जाएगा वो। रीजनिंग का भी व्यवस्था करता हूँ मैं, क्या करना है। यहाँ तक पढ़ जाइएगा, लेकिन कल देखते हैं।